शैलेंद्र सिंह। माफिया का नाम मुख्तार अंसारी। तुम नाम नहीं लेना मुख्तार का। मुख्तार इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग है कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में। क्या उस बीच में मुख्तार ने भी आपको धमकी दी? अब मुख्तार को इतना डर दहशत हो गई थी, उनको बाद में पता चला कि वो तो मैं कैंट स्टेशन के सामने बुलाया था इनको डील करने के लिए, और ये हुआ था कि लाइव इनकाउंटर भी हो सकता है, इस तैयारी में था। जहाँ के आपके पास चार्ज था वहाँ के आज भी एक हैं धनंजय सिंह जी, उनका भी नाम खूब चलता है। धनंजय जो वहाँ बंद थे बाराबंकी जेल में, इनका ट्रांसफ़र मैंने करा दिया फतेहगढ़ कन्नौज जेल में, जहाँ पे फ़ोन उन काम नहीं करता। खत्म 2 मिनट में माफियागिरी लोगों की। यूपी के सबसे अच्छा डीजीपी कौन रहे? तो डीजीपी का हमारे लिए तो कोई महत्व नहीं था, क्योंकि हम अपना निर्णय अपने से लेते थे। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा? पहले कल्याण सिंह का रिज्यूम देखा मैंने, वर्तमान में योगी जी हैं, लेकिन अभी भी इनको कुछ अपने को ठीक करना है। ये कहानी है इकबाल की, ये कहानी है अपराधियों के खिलाफ जंग की, ये कहानी है ईमानदारी की, और इस कहानी में राजनीति भी भरपूर है। और इस कहानी के मुख्य किरदार जो हैं वो एक पीपीएस अधिकारी हैं। अधिकारी ऐसे कि जब से उन्होंने कमान संभाली तब से माफियाओं के अंदर एक भय सा आ गया। पूर्वांचल की उन्हें कमान मिली और हाथ भी ऐसे जगह लगा जिसका नाम पूर्वांचल के बाहुबली में सबसे आगे था, और उस हाथ को किसी ने कंधा दे रखा था। अधिकारी हैं शैलेंद्र सिंह जी, और माफिया का नाम मुख्तार अंसारी। वो कौन ऐसा राजनेता था जिसने सह दे रखी थी, कंधा दे रखा था? आज बतकही में उन सभी पे बात होगी, क्योंकि बतकही जब शुरू होगी तो बकैती तो होगी ही। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को प्रणाम मेरा। तो अब तो आपने बीआरएस ले लिया है, जी जी। तो घर परिवार कैसे चल रहा है? नहीं, बढ़िया है। जैसे पुलिस में तो स्वाभाविक है कि घर परिवार में समय नहीं मिलता था। अब मैं घर परिवार को भी समय देता हूँ, प्लस हमारे जो सामाजिक कार्य हैं उनको भी अपने हिसाब से समय देता हूँ। मेन चीज़ है कि मैं अब कहीं बंधा नहीं हूँ, अब मैं फ्री हूँ, अपना एजेंडा बनाता हूँ। वो सभी के हित का होता है, किसान के हित का है, बेरोजगार के हित का है, जो कंज्यूमर शहर में रह रहे हैं, जो खाना खाते हैं, किचन उनका है, उसको सही करने में हूँ। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा हूँ कि धरती हमारी शुद्ध हो। जैसे ऑर्गेनिक खेती में आप जानते हैं शुद्ध होते, केमिकल नहीं यूज़ होता। इसी तरह प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती जब हम करते हैं तो इसी से घर परिवार चल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा घर परिवार, आपको मालूम होगा, जब मैं रिज़ाइन किया तो मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और उस समय मेरी पत्नी तुरंत एक स्कूल को ज्वाइन कर ली। तो इनिशियली तो उन्होंने ही संभाला, अभी भी वही संभालती हैं, घर का तो खर्च वही देखती। मेरी जो जिम्मेदारी समाज के प्रति थी वो अपने यार मित्रों दोस्तों के सहयोग से हम लेके उसको आगे चले, और इस लेवल पर ले आए कि आज लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इंडिया पेटेंट मेरे पास है, वर्ल्ड पेटेंट है। तो नो डाउट घर परिवार को संभालने में पत्नी ने, भाई ने, माँ ने उस समय थी, वो अब तो नहीं रही, सब ने सहयोग किया, रिश्तेदारों ने सहयोग किया, और इसके साथ साथ सामाजिक दायित्व को निभाने में हमारे जो मित्र थे उन लोगों ने सहयोग किया मुझे। आप उस समय सहयोग मिला, उस सहयोग की कहानियों पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए आपका नाम जाना जाता है, गूगल पे भी सर्च में आप ट्रेंडिंग रहते हैं, मुख्तार अंसारी और शैलेंद्र सिंह का क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं उस समय एसटीएफ में था, और यूपी एसटीएफ का हेडक्वार्टर लखनऊ था। सब जगह इसका छोटे छोटे एक यूनिट सब हेडक्वार्टर जिसको कहिए बनाया गया था। बनारस भी उसी में एक था पूर्वांचल को देखने के लिए। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग यही कैंटोनमेंट थाना क्षेत्र में हुई थी, जो बनारस को रोड जाती है, और आमने सामने इन लोग हो गए थे। फायरिंग होना सुबह की बात है, शुरू हुआ तो पूरा प्रशासन से लेकर शासन तक का इस ओर ध्यान गया कि अगर लखनऊ में इन लोग इतनी हिम्मत कर सकते हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वो भी कैंटोनमेंट क्षेत्र में, राजधानी में। हाँ, तो ऐसी स्थिति में बाकी पूर्वांचल या यूपी के अन्य भाग में क्या स्थिति होगी। तो इसको रोकने के लिए हाई लेवल पे मीटिंग हुई। उसमें यह तय हुआ कि नहीं, इन सबको कंट्रोल किया जाए, और इसके लिए सर्विलांस, इनके फ़ोन जैसे होता है ना, उसको सर्विलांस में लिया जाए। तो एसटीएफ को जो स्वाभाविक है ये जिम्मेदारी दी गई। एसटीएफ में मैं बनारस रह चुका था, जौनपुर पोस्टेड रहा था, और चंदौली का रहने वाला था। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम ज़्यादा समझते हो पूर्वांचल को, और शैलेंद्र तुमको जिम्मेदारी ये दी जा रही है। तुमने कहा कोई बात नहीं। तो इन लोगों का जब फ़ोन लिसनिंग पर मैंने लिया पैरेलल,
तो उसी में एक बात निकल के आई कि नहीं, मुख्तार अंसारी को कोई सेना का भगोड़ा है, बाबूलाल यादव नाम है, और राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर से भागा है, और एक लाइट मशीन गन वो बेचना चाहता है इसको। तो लाइट मशीन गन बहुत ख़तरनाक होती है, आप जानते हैं कि एक 47 से बहुत आगे की चीज़ है, 3 किलोमीटर तक मार करती है, और जो सभी की गाड़ियाँ होती हैं वो बुलेट प्रूफ राइफल के अगेंस्ट होती हैं, उसको भेज देती है लाइट मशीन गन। तो इसलिए वो बड़ा इंटरेस्टेड था मुख्तार अंसारी की लाइट मशीन गन हमें मिल जाए। तो कृष्णानंद की गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ है, लेकिन वो केवल राइफल के अगेंस्ट है, तो ये हमारे पास लाइट मशीन गन आ जाए तो हम उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी मार देंगे। तो क्या कृष्णानंद राय भी चाहते थे उस मशीन गन, उनको लाइट मशीन गन मिल जाए? वो नहीं, भी वो इसकी उनको पता नहीं था। अच्छा, ठीक है। ये बाबूलाल जो आया था वो सीधे मुख्तार के टच में आया। वो इसलिए मुख्तार के टच में आया कि उसका जो मामा था, सगा मामा, मुन्नर यादव नाम है मुझे याद, वो पुलिस में हेड कांस्टेबल से रिटायर हुआ था और मुख्तार का गनर रहा था, तो सरकारी गनर। सरकारी गनर। तो ऐसी स्थिति में उसका लिंक था वहाँ, तो उसी ने कहा कि इसको मुख्तार को बेच दिया जाए, मुख्तार भाईजान को। तो इसलिए वो उन लोग मुख्तार के पास गए, और मुख्तार अपने आदमी से जो इसको डील करा रहा था उससे कह रहा था कि ये गन किसी भी कीमत पर, लाइट मशीन गन हमको चाहिए, विरोधियों के पास न जाने पर। मतलब वो पूरा फ़ोन कॉल क्या था, कितने देर का था? नहीं, तो कई बार बात हो रही थी, इन लोग की डील हो रही थी, हम लोग सुन रहे थे, 1-2 बार की बात नहीं है। इसका जो उस समय एक भाई था वो सब फ़ोन होल्ड करता था, तो उसका नाम, उसको हम लोग सुन रहे थे, तनवीर अहमद या तन्नू नाम मुझे याद आ रहा है, तो उसी के नाम पे फ़ोन था, तो उससे हम लोग कॉल पे ले रहे थे और कई राउंड सुना गया। फिर तय हुआ कि भाई इस लाइट मशीन को उनका बरामद कर लिया जाए, अगर इन लोग पास चला गया तो बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। तो ट्रैक कैसे किया? अब उसमें हमको लगाया गया कि आपको रिकवरी करनी है। हमारे जितने सीनियर अधिकारी थे, डीजी से लेकर सभी लोग, आईजी लोगों ने कहा कि भाई इसको रिकवरी मुख्तार के जाने के पहले ही रिकवर करो, चली गई तो फिर नहीं निकाल पाओगे। मतलब कोई लोकेशन फाइनल हुआ कि यहाँ पे कितने? वो तो हम, मतलब ये उसका लोकेशन हमें मिल गया, जो बाबूलाल यादव कहाँ का रहने वाला है। वो चंदौली में एक था, गुरेरा गांव था, वहाँ का तो लोकेशन मिल गया। फिर उसके मामा का लोकेशन मिल गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये सब पता चल गया कि कहाँ है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गन कहाँ रखा है इसने, ये नहीं बताता था। वो होशियार था वो। अच्छा, मतलब हाँ, उसको ये लगता था कहीं हम गन बता दिए तो हमको मार के गन न ले लें लोग। मुख्तार के बारे में इतना पता था? हाँ, तो वो बड़ा होशियारी कर रहा था और कहता था कि वो कहे गन कहाँ है, तो कहे कि गन तो आ जाएगी साहब, पहले सौदा तय हो जाए। तो 1 करोड़ में इन लोग का सौदा उस समय तय हुआ था, 20 साल पहले करीब। 1 करोड़? 1 करोड़ में। और उस समय आपकी सैलरी कितनी थी? हम लोग तो 17-18 हज़ार मुझे याद है। और आज करीब 1.5 लाख के आसपास? हाँ, लगभग ऐसे ही होगी। पीपीएस? हाँ, अरे बाप, 1.5 करोड़, यानी आज का मान लिया जाए तो 10-15 करोड़। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। 10 करोड़ के बराबर 20 साल हो गया। हाँ। तो 1 करोड़ जो हैसियत थी, अब तो 10 गुना तो हो ही गए उसके। तो वो उसके लिए बहुत था। तो हम लोगों ने फिर उसको बड़े स्ट्रेटजी के साथ, ये पीसीओ पे आके बात करता था, मोबाइल भी नहीं रखा था, तो उससे और लोकेशन आउट हो गई थी कि कहाँ पे है ये। तो मैंने कहा ज़्यादा लोग को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो खतरा है, तो मैंने एक बड़ी छोटी सी टीम बनाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था मैं। तो उसको लेके मैं गया, फिर उसको वहाँ से पीसीओ से उठाया मैंने। मुख्तार से बात करना चाहता था। उस पीसीओ पे हम लोगों ने फ़ोन किया कि हम लोग मुख्तार के आदमी बोल रहे हैं, उसको संदेश दे के बुलवाओ। तो समझा कि भाईजान का ही फ़ोन होगा, तो वो चला आया और वहीं से उसको उठा लिया हम लोगों ने। फिर रिकवरी हुई। घर से रिकवरी हुई? नहीं, अपने मामा के पास रखा था। मामा जो वही, हाँ, मुन्नर यादव जो था उसके पास रखा था ये गन, जो पहले सिक्योरिटी में थे उनके। हाँ, सुरक्षा में गनर था। तो वहाँ से रिकवर हुआ। और रिकवरी के बाद स्वाभाविक है कि उसमें पोटा एग्जिस्ट करता था। तो दोपहर तक, आपको याद होगा, जब ये रिकवर हुआ था, मॉर्निंग में रिकवर हुआ, तो शाम तक मुख्तार को ये पता नहीं था। अभी यहाँ पे से आगे हम फिर बढ़ेंगे। तो जब ये पूरा सिनेरियो चल रहा था तो आपने अपने आला अधिकारी को तो बताया ही होगा कि ऐसा ऐसा सीन चल रहा है? बिल्कुल। मतलब तब तक सब कोई लूप में है? आला अधिकारी को बताया मैंने, एसटीएफ के जो एसएसपी थे, आईजी, डीआईजी, सभी को बताया। मतलब यहाँ तक सभी अधिकारी लूप में इवन है? डीजीपी को हो गया, डीजीपी से ऊपर फिर शासन में गया, मुख्यमंत्री जी को बता दिया गया। तो सब लोग मुझे बधाई देने लगे। अच्छा, वहाँ तक कि बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बड़ी। यूपी में अब तक एलएमजी की रिकवरी ने पहले हुई थी ना, अब हुई है। तो गुड वर्क में लोग हमको बधाई देने लगे, पूरी टीम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिलेगा, ये वो जो होता है।
तब तक किसी को पता नहीं था कि पोटा लगा है। अच्छा। अच्छा, मुख्तार इस बात से खुश था कि गन रिकवरी मेरे पास से नहीं हुई है, तो वो सोच रहा था सिंपल आर्म्स एक्ट का है। आर्म्स एक्ट में क्या होता है, जिसके पास गन है वही दोषी होता है। तो अब पोटा में लगने के बाद जो बात कर रहा है वो भी दोषी हो जाता है। और चूंकि हम लोग शासन के परमिशन से फ़ोन सुन रहे थे तो एविडेंस एक्ट के तहत वो कवर होता था। अच्छा, अब कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अब वो पोटा के पार्ट हो गए, तो पोटा में तो बात करने वाला भी दोषी हो गया। ये शाम को जब न्यूज़ फ्लैश हुई कि इसमें पोटा भी लगा है, किस चैनल पे पहले फ्लैश हुई? अब मुझे याद तो नहीं, लेकिन लग रहा है स्टार न्यूज़ उस समय शायद था। अच्छा। सबसे पहले उसी पे मैंने देखा, हो सकता और भी किसी पे चला हो, तो उसमें फ्लैश हुआ। अब लोगों का दिमाग ख़राब हुआ मुख्तार का कि ये तो हम फंस गए। फिर उसने दबाव उस समय मुख्यमंत्री जी पर, जो तत्कालीन थे मुलायम सिंह यादव जी, फिर उन पे दबाव बनाया। उस समय उनकी अल्पमत की सरकार थी, यही सब आपको याद होगा, मायावती जी का तोड़ के पार्टी बनी थी, सरकार बनी थी। तो इन लोग को, इनके तो ब्लू आइड बॉय थे वो एक तरह से मुख्तार मुलायम सिंह के, तो इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया एसएसपी एसटीएफ और बनारस के एसएसपी के माध्यम से कि इसको वापस किया जाए। तो मैंने कहा भाई, पुलिस फोर्स में आप लोग अधिकारी हैं, आप लोग रहते हैं, कोई एफआईआर दर्ज होने के बाद, और वो भी नेशनल लेवल पर टीवी पे चल रहा है, और आप उसको कह रहे हो बदल दो, तो ये कैसे संभव है, कौन जेल जाएगा? तो इन लोग घबराए, फिर कहे कि हाँ बात तो सही है। फिर अपना जिससे बात किए हों ऊपर, फिर कहे कि अच्छा इसका इन्वेस्टिगेशन तो कोई और करेगा, तुम नाम नहीं लेना मुख्तार का। मतलब बाई ट्वीट में, बयानों में। हाँ, आगे जो बयान देना, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो आपसे बयान लेगा, उसमें नाम नहीं लेना। तो हमने कहा सर, एफआईआर में जो मैंने वादी मैं ही हूँ और मैं पहली लाइन में नाम डाला हूँ, अब मैं अपनी ही एफआईआर को डिट्टो नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? फिर क्या माना जाएगा कोर्ट में कि बयान क्यों बदला आपने, तो मेरे ऊपर दोष आएगा। हमने कहा ये भी संभव नहीं है। अब इन लोग फंस चुके थे कि किसी कीमत पे वापस नहीं सुने होगा ये केस, और ये सुनने वाला नहीं, दबाव में नहीं आ रहा है। बहुत उसमें लगा, फिर बनारस की यूनिट बंद कर दी गई, सब लोग को वापस बुला लिया गया। मतलब जब एफआईआर आपने नोट किया उसी दिन बंद कर दी गई या एक दो दिन में? नेक्स्ट डे ही। अच्छा, एक दिन के अंदर ही? एक दिन के अंदर सब, मतलब आप गंभीरता समझिए कि हम लोग के तो यूनिट बंद करके क्लोज कर लिए। जो बनारस के आईजी थे, डीआईजी थे, इस सब का ट्रांसफ़र रातों रात हो गया। मतलब आईजी डीआईजी यूनिट बंद। एसएसपी उस समय इसलिए बच गया कि उनकी पत्नी है अनीता सिंह जी, सचिव थी मुख्यमंत्री जी की, अच्छा। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की, तो उन्हीं के हस्बैंड वहाँ पर बनारस के एसएसपी थे, तो वो इस नाते बच गए। एक तरह से वही मीडिएटर बन के काम कर बात कर रहे थे कि शासन ये चाहता है, ये चाहता है। तो इन लोग का ट्रांसफ़र हुआ, फिर हमारे एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र हुआ, सब ट्रांसफ़र हो गए, हम लोगों को वापस बुला लिया गया। आपको कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? नहीं, मुझे तो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाए क्योंकि मामला गर्म था, तो वहाँ से क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया। अच्छा, अटैच कर दिया गया? हाँ, अटैच, और कोई काम हो मेरे पास नहीं था, मैं यहाँ अटैच। हमें कोई बात नहीं, हम लोग तो सर्विस कर रहे हैं जहाँ भी आप जाओ। अब यहाँ भी समझाने के नाम पे वेल विशर्स लोग ये वो क्यों पंगा ले रहे हो, बहुत बड़ा माफिया है, जानते नहीं हिस्ट्री, पुलिस पे गोली चला चुका है, दुनिया भर के कौन एडिशनल एसपी पे गोली चला चुका है, और इसकी पहुंच आप नहीं समझते हो। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम तो पुलिस में आए हैं ये सब सोच के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तार इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया, और इतना बड़ा नेटवर्क कि एक आईजी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, डीआईजी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, यूनिट क्लोज हो जा रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन जा रहा है, एक एसएसपी लाइजनिंग कर रहा है। देखिए होता क्या है, मैंने बताया ना, उनकी अल्पमत की सरकार थी, और ये सब उसको संभाल रहे थे, मैनेज कर रहे थे विधायक, माफिया थे, पैसा थे, जैसे भी धनबल बाहुबल से मैनेज कर रहे थे। अब मुलायम सिंह को अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी करना था, वो तैयार थे। तो उन्होंने तो विधानसभा में बयान दिया था कि मेरे लिए डिप्टी एसपी तो एक बहुत छोटा कर्मचारी है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं चलाऊँगा जैसे चाहूँगा, वो बताएगा कैसे मुझे करना है। तो सोच इन लोग की वो थी उस समय कि हम जो कह दें रॉन्ग राइट उसको फॉलो करना है। और मैं एक लाइन लेके चलता था कि भाई मैं एज ए लोक सेवक भर्ती हुआ हूँ, मैं आपका पार्टी का एजेंट नहीं हूँ या किसी गवर्नमेंट का वो नौकर नहीं हूँ। हम बोले जाते हैं ना कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये शब्द नहीं उचित है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम गवर्नमेंट के भी सर्वेंट नहीं हैं। गवर्नमेंट गलत कहेगी तो जरूरी नहीं कि मैं उसको फॉलो करूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का एजेंट हूँ। तो मैं क्या रॉन्ग राइट है वो डिसाइड कर लूँगा, और मुझे डिसाइड क्या करना हो तो सब कानून में लिखा हुआ है। ये मुख्तार इतना बड़ा माफिया कैसे बन गया? क्या कोई विदेशी ताकत भी सपोर्ट करती रही मुख्तार को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए
ये बात है, एक डीपी ओझा डीजी थे बिहार के, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नेपाल के थ्रू, आईएसआई के थ्रू हथियार आ रहे हैं बिहार में। अच्छा। और नेपाल में मिर्जा बेग उस समय हुआ करते थे सांसद एक, तो आईएसआई से उनका लिंक था, वहाँ से हथियार फेक करेंसीज आती थी, फिर वहाँ से शहाबुद्दीन के पास आती थी, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था, और शहाबुद्दीन से मुख्तार खरीदता था। मतलब मतलब पाकिस्तान यूपी से में। ऐसे तार तो अब तार जुड़ गए पाकिस्तान आईएसआई से, समझ लीजिए। तो एक तो धनबल बाहुबल से हो ही गए इन लोग। सरकार इसलिए इनको चाहिए थे कि मुस्लिमों का तत्काल, जैसे होता है कि अपने क्षेत्र में ये चुनाव लड़ते हैं तो गरीबों को कभी कुछ पैसा बांट दिया, ये सब कर दिया, और वो भी अपने जेब से नहीं बांटते हैं, वहाँ जो एक सरकारी सिस्टम है उसको पूरा डिफंक्ट कर देते हैं। जैसे आप आम आदमी हैं उस क्षेत्र के, तो अस्पताल में जाइए तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, यानी कोई भी सरकारी ऑफिस जाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए आपको, लेकिन वही मुख्तार के थ्रू जाएंगे तब उसका लाभ मिलेगा। तो लोगों को ये एहसान दिलाया जाता था कि हम तुमको सब ये योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, जबकि पब्लिक को खुद मिलना चाहिए। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट ये चलाने लगते हैं अपने क्षेत्र में। ऐसा ही पैरेलल गवर्नमेंट वो जेल में भी चलाते थे भाई। सरकार ने उन्हें पकड़ के किसी अपराध में जेल में डाला है, वहां से उनकी सल्तनत चलती थी। आज देखिए, अभी ताज़ा उदाहरण लीजिए, एक लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, वो जेल से बैठ के सब काम कर रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बात जैसे आ रही है। तो इनके लिए जेल बड़ा मुफीद जगह है कि हम जहाँ पे हमको विरोधी नहीं मार सकता, हम सुरक्षित हैं। हमारे समय में ही इन्हीं लोग जेल से पैसा लेते थे फिरौती का, मैंने देखा, ऐसे भी उदाहरण है। तो जेल इनके लिए एक आरामगाह की जगह है, सुरक्षित जगह है, और सरकार अगर अपने मन माफिक है तो जो चाहे वो कर ले। मुख्तार क्यों जाके रोपड़ जेल पड़े हुए थे? इसलिए तो पड़े थे कि यहाँ उनको सूट नहीं कर रहा था, सरकार बदल चुकी थी। पंजाब सरकार के पैसे पैस कर रहे थे। पंजाब में वहाँ जो सरकार थी कांग्रेस की, कांग्रेस से इन लोग का आप समझ ही रहे हैं कि उनको भी मुस्लिम वोट चाहिए, तो उस नाते इनको भी प्रोटेक्ट करते थे। तो ले दे के इन लोगों को जो सूट कर दे सरकार, और सरकार के शह पे फिर बड़े माफिया बनते हैं। पुलिस जो इनको रोक सकती थी तो पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं। बिना पुलिस सरकार के शह के कोई भी व्यक्ति माफिया नहीं बन सकता है। फिर कहानी पे वापस आते हैं। आपने कार्रवाई कर दी, एफआईआर में नाम हो गया, दबा हो गया, यूनिट क्लोज हो गई, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, जैसे अब यूनिट क्लोज हो गई, मैं यहाँ आ गया, 10 दिन गुजर गए थे। मैं एक वहाँ अपहरण का लड़के का जिसका मैं डील कर रहा था, वो एक बैंक में क्लर्क था, उसके बच्चे का अपहरण हो गया, इकलौता बेटा था। और मैं खुद ड्राइवर बन के कई जगह गया, लेकिन वो सब पहचान गए किसी तरह से कि नहीं, ये जो ड्राइवर बना ये तो एसटीएफ का, वो एसएसपी या संयोग से इंटरव्यू कहीं चल रहा था टीवी पे, उसने देख लिया, उसको हड़काया कि तुम तो बहुत होशियार बन रहे हो, अब तुम्हारे बच्चे क्या होगा तुम जानना। फिर उसको पैसा लेके, अब सोचिए, यूपी का अपहरण, और सासाराम जेल में बुलाया उसको सब। अच्छा, जेल में? जेल में। मैं अभी कहा ना कि जेल से इनको बहुत आराम मिलता है, वहाँ डीलिंग हुई पैसे की, और वो बच्चे को छुड़ा के लेके आया। फिर वो सब मेरे पास आए, तो लखनऊ में, उस समय बनारस से मैं आ चुका था, यहाँ क्लोज हो गई थी यूनिट, और उसका माता पिता और वो बेटा था। कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन खैर बच्चे की मेरी जान बच गई, मेरे लिए यही है, अब हम लोग बनारस छोड़ के जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई तुम तो बैंक में क्लर्क हो, कहाँ जाओगे? क्या साहब हमने ट्रांसफ़र दूर का मांग लिया है, ताकि हम यूपी से ही चले जाएं दूर, यूपी बिहार से हम कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चा कीमती है, ये लोग फिर यहाँ रहेंगे तो तंग करेंगे। उस दिन मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के इस पोस्ट पर। मतलब किसी की मदद भी नहीं कर पा रहा। मतलब एक जेन्युइन आदमी की मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी माफिया को पकड़ रहा हूँ तो सरकार पूरा हाथ पैर बांध दे रही। और उसके जाने के बाद ही रिजिग्नेशन लिखा मैंने, और तुरंत वहीं से फैक्स कर दिया बाहर निकल के ऑफिस से। इतना बड़ा आपने कार्रवाई की थी, इतनी बड़ी कार्रवाई थी, क्या मुख्यमंत्री जी ने आपको कॉल किया था? नहीं, एक बार वही बनारस के एसएसपी जो मैंने कहा कि थे सुभाष चंद्र जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज़ हैं, ये वो हैं। जब इन लोग बता नहीं पा रहे थे कि एफआईआर में नाम कैसे हटाया जाए, बचाया जाए, तो मैंने कहा सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है आपकी बात वो नहीं समझ पा रहा है, आप नंबर दे दीजिए, हम बात करके उनको सामने रखें कि मेरी क्या गलती है, मैं तो शासन के आदेश पे ही सब काम किया हूँ, और इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। मैं अपनी एफआईआर डिट्टो करूँगा, न एफआईआर बदल दी जा सकती है। तो कह नहीं तुम्हारे नाम पर तो इतना चिढ़े कि तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर आप लोग जानो।
तो उन्होंने बात नहीं की मुझसे। कोई मिनिस्टर बीच में, कोई विधायक, कुछ नहीं, ऐसा कोई मिनिस्टर, मीडिएटर? विधायक देखिए ये लेवल पे इतना ऊंचा लेवल पे था कि मिनिस्टर विधायक की तो मतलब हैसियत ही नहीं थी वहाँ बीच में कुछ बोले। वो केवल बनारस के एसएसपी इसलिए बात कर रहे थे कि उनकी वाइफ अनीता सिंह उनकी सचिव थी, मुख्यमंत्री के क्लोज थी वो। अच्छा, उस समय मतलब सब कुछ सत्ता बचाने के लिए होता है कि सत्ता बचा, तो सत्ता ही का मोह था कि इस चीज के पीछे ऐसा कोई धन बल? देखिए सत्ता तो था ही, जब सत्ता से ही सब कुछ आता है इनको, गलत पैसे भी आएंगे, तमाम आपके गलत धंधे हैं वो भी बचेंगे। तो सत्ता में मोह के पीछे सब कुछ शामिल है। इन्हीं लोग के बल पे सत्ता पकड़ बनाते हैं, सत्ता बनाने के बाद जितने इनके अवैध कार्य हैं सब जायज़ हो जाते हैं, तो पूरे क्योंकि सिस्टम इनका हो गया। क्या उस बीच में मुख्तार ने भी आपको धमकी दी? मुख्तार की तरफ से कोई कॉल, आपको ट्रेस, परिवार को धमकी, रिश्तेदार को फ़ोन? अभी आपने कहा ना कि इनको माफिया बनाता कौन है, ये हमारे आपके से शायद ज़्यादा ही कमज़ोर है। मैं अंदर से बताऊं, मैं ये केवल ये 20 गाड़ियों का काफिला, 50 आदमी राइफल लेके ये माहौल बनाते हैं कि कोई हमसे न टकराए, ये माहौल बनाते हैं। और उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ ऐसा। जब ये फंस गया मामला इसका पोटा का, तो इसके भाई ने, इसका सगा जीजा वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट था, उसको फ़ोन किया कि भाईजान ऐसे ऐसे कैसे निकलेंगे मुख्तार भाईजान, आप बताओ तरीका, आप वकील हो। तो उसने तो पहले इन लोग को बहुत उल्टा सीधा बोला, कहे तुम लोग कहते हो हम शासन सत्ता सब हमारे मुट्ठी में है और एक डिप्टी एसपी नहीं संभाल रहा है। तो ये भी ऑडियो सुना था क्या? हाँ, हम लोग सुन रहे थे ना, पैरेलल, तब तक रिजाइन नहीं किए थे हम, सुन रहे थे। तो इसने कहा कि अरे वो सुन के मजा आया होगा। हाँ, तो सुन रहे थे हम लोग, हंस रहे थे। तो उसने कहा कि अरे बहुत हरामी डिप्टी एसपी, सुन नहीं रहा, उसकी छोड़िए, पहले ये बताइए भाईजान कैसे बचेंगे। तो कहा अच्छा भाईजान से बात कराओ मेरी। कहा भाईजान तो इतना डर गए कि एक हफ्ता से फ़ोन को हाथ ही नहीं लगा। अब आप सोच लीजिए कि जो बड़े तत्काल माफिया थे पब्लिक की निगाह में, उनको इतनी मतलब डर दहशत थी कि फ़ोन को हाथ नहीं लगा रहे थे। यही बम फंसाया है। हाँ, और मैं हुआ क्या, उनको बाद में पता चला जब ये रिकवरी सब, मैंने बाबूलाल को पकड़ लिया था, तो मैंने बाबूलाल से इसको फ़ोन कराया, उसको एक लालच दिया कि तुम्हें हम छोड़ देंगे, ये डील मुख्तार से कर दो। तो मुख्तार तो ऑलरेडी जान ही रहे थे कि अब है, तो उसको क्या मालूम मुख्तार को पकड़ गए हैं। तो उसने कहा ठीक साहब हमको छोड़ दो, हम करा लेते हैं। तो उसने फ़ोन पर कहा कि भाईजान आ जाइए, सौदा ले लीजिए। तो ये गाड़ी से चल के जौनपुर तक आ गए थे। अच्छा। और इसी बीच में क्या हुआ, जब सबको पता चला तो अब स्वाभाविक है कि सरकार को भी पता चल गया। अब सरकार को पता चल गया तो सबने अलर्ट कर दिया, उन्हीं के आदमी थे इन लोग मुख्तार। अब मुख्तार को इतना डर दहशत हो गई थी, उनको बाद में पता चला कि वो तो मैं कैंट स्टेशन के सामने बुलाया था इनको डील करने के लिए, और ये हुआ था कि लाइव इनकाउंटर भी हो सकता है, इस तैयारी में था। अच्छा। तो ये क्या पता उसमें ये बचते कि नहीं बचते, भगवान ही जाने। तो मुख्तार को लगा कि अगर ये बुला लिया होता तो आज मैं तो साफ हो जाता। तो दहशत उसके अंदर इतनी बैठ गई कि फ़ोन को हाथ नहीं लगा रहा था। और वही मैं कहता हूँ, उस समय भी मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा ये चीज़, ये सब बहुत कमज़ोर होते हैं। एक बार आप खड़े हो जाओगे ना तो ये भागते फिरेंगे, सब कहाँ जाएंगे। लेकिन आपको इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको राइट मिला वोट का, उसको ठीक से इस्तेमाल कर लो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यानी 15 दिन में किसी को नहीं कुछ बोला मुख्तार ने? एकदम नहीं, मुख्तार को मालूम था ना कि वो हमसे डरा हुआ था, तो हमें क्या बोलता है। अच्छा, बात आप समझो। 15 दिन के अंदर तो उसको ये लग रहा था कि मैं कब मार दिया जाऊं। उसको अभी खौफ था, भले सरकार उसको उसके साथ थी, सरकार थी, लेकिन उसको ये मालूम था शैलेंद्र सिंह भिड़ गए मुख्यमंत्री से, उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो हम किस खेत के मूली हैं। मुख्तार के अंदर ये दहशत थी, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है, पूरे शासन की नहीं सुन रहा है, तो वो तो कब निपटा देगा हमें पता ही नहीं है। इस्तीफा देने के पहले ये विचार मन में नहीं आया कि चलो एक बार खेल ही लेते हैं? हम जो भी काम करते हैं, हम कोई क्रिएट करके सीन नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी करने के दौरान क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम रहता है, ना किसी को मालूम रहता है। हम कोई प्लान्ड वे में नहीं जा रहे हैं कि हम उनको पकड़ लें, फिर मारें, फिर ये करें, ये सब काम हम लोग नहीं करते थे भैया। हमारा सीधे सीधे हम जो गया, लाइव हुआ तो लाइव चलेगी गोली, पता नहीं कौन मरेगा, हम मरेंगे कि वो मरेगा, भगवान जाने कौन होगा। लेकिन तैयारी से हम लोग जाते थे, वो भी तैयारी से होते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सब बेवकूफ़ हैं। वो तो खुले जीप में गन लेके चलते थे। वो तो दहशत है ना, दहशत बनाया जाता। चलिए, तो उसके बाद आपने रिजाइन कर दिया, फैक्स कर दिया राजभवन। उसके बाद तो सरकारी आवास खाली करना पड़ा होगा? मैंने ये लिख दिया था कि मैं सरकारी आवास जो है 1 साल तक नहीं खाली कर सकता, क्योंकि मुझे सुरक्षा का भी था ध्यान रखना, और मेरे पास कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं थी, न मेरे पास कोई मकान था यहाँ।
तो मैंने ये लिख के उसमें दिया था, रिकग्निशन में ही लिख दिया था कि जब तक नहीं होता मुझे सरकारी व्यवस्था ये बने रहने, मैं इस बीच में अपना इंतजाम कर लूँगा। 1 साल का समय मांगा था। आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, जी। आपके पिताजी भी डिप्टी एसपी, जी। लेकिन चूंकि विवाह होने के बाद एक बात होता है कि बेटा मतलब अलग ही रहता है, वो भी खासकर नौकरी पेशे में आ जाता है। ऐसे में एक पद के बाद आपने रिजाइन कर दिया, तो पिताजी से पेंशन का पैसा तो मांगा नहीं होगा? मैं हमारे घर कैसा चलता मैं था? दुर्भाग्य से मेरे पिताजी जब मैं ज्वाइन किया और उसके 3 महीना पहले वो उनका अपना निधन। सर्विस पूरी हो गई थी। अच्छा। और मैं अपने पहली सैलरी से उनको जाके शॉल उड़ाया, उन्होंने पहले ही पेंशन जो पाई उससे मुझे वर्दी खरीदने का पैसा दिया, लेकिन अच्छा। संयोग से उसके 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई अटैक से, हार्ट अटैक से। और मेरा लास्ट अटैम्प्ट IAS मेंस का था, मैं दे नहीं पाया। तो फादर तो थे नहीं, लेकिन मदर हमारी थी, तो गांव में ही रहती थी। तो मदर के पास लोगों ने गया, जब बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और ये मुद्दा था, तो उन्होंने कहा हमारा बेटा स्वतंत्रता सेनानी परिवार का है और जो किया है वो सही किया है, हम उसके साथ हैं, हम लोग उसको खिला पिला लेंगे, सरकार चिंता न करे। तो ये मेरे मदर का उस समय स्टेटमेंट था कि मैं वही पढ़ रहा था कि पेंशन से बच्चे का पेट पाल लेंगे। हाँ वह बिल्कुल। तो उस समय फादर की जैसे फैमिली पेंशन मिलती है, आधी मिलती है, तो उन्होंने कहा चिंता नहीं है, हम कर लेंगे, लेकिन जो उसने किया हम उसके साथ हैं। ये चीज़ भावना में कैसे कैसे आती है, मुझे याद है जब मुझे 2008 में सितंबर के महीने में जब अरेस्ट किया गया था लखनऊ मेरे आवास से, तो हजरतगंज थाने जहाँ का मैं CO था उसी थाने बंद किया गया। आप सोच सकते हैं कि रात में जो संतरी सिपाही ड्यूटी पे था उसने लॉकअप खोल के कहा था आप भाग जाइए, इन सालों को मैं देख लूँगा, ऐसे गाली देते। अच्छा। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो, भाई नौकरी चली जाए। कैसा भाड़ में गए, ऐसी नौकरी मैं नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि आपको यहाँ बंद किए हैं। फिर मैंने उसको बहुत समझाया, कूल डाउन किया। तो आप सोचिए कि उन पुलिस परिवार के लोगों का कितना हमारे प्रति था स्नेह और सब कुछ था। हमारे तो कई STF के उस समय अधिकारी और सिपाही दरोगा रिज़ाइन करने को तैयार बैठ गए, आके घर पर इस्तीफ़ा रख दिया था उन्होंने। हमने कहा नहीं, ये सब नहीं चाहिए। जितना जिसके पुलिस का था सब ने मुझे सहयोग किया, बल्कि कुछ अधिकारियों को लोगों ने बुला के हड़काया भी, मुलायम सिंह के लोगों ने, कि आप लोग शैलेंद्र सिंह से मिलते हैं, बात करते हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने अपने लोगों से कहा कि देखो, जब आप मेरे वेल विशर हो तो मिलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपैथी रखते हो, अच्छी भावना रखते हो, वो ठीक है, लेकिन अपना नुकसान न करो मेरे चक्कर में। तो मैंने ही मना किया, लोगों से फिर दूरी बना ली कि मैं मिलने नहीं जाता था। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या शैलेंद्र सिंह अभी तक STF या UP पुलिस में होते तो मुख्तार का जो कुनबा था, जो खौफ का माहौल था, जो उसका ऑरा था, वो उतना हुआ रहता? अगर वो यूनिट बंद नहीं हुई रहती 2002 में तो 2003 मऊ दंगा हुआ रहता। देखिए, मैं जो बताऊं अपने समय की बात, मैं कहीं भी पोस्टेड रहा, चाहे जौनपुर रहा, चाहे बनारस रहा, बाराबंकी रहा जो हेरोइन मार्फिन का गढ़ है अफीम का, लखनऊ में रहा मैं, फिर यहीं से STF में चला गया था। हम जहाँ पर रहते थे या जो मेरा ज्यूरिसडिक्शन रहता था, उस ज्यूरिसडिक्शन में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हमसे लेफ्ट राइट उल्टा सीधा करा ले और पब्लिक को त्रस्त कर दे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ लखनऊ में आया, CMS का एक कोई टीचर था, मैं CO महानगर बना, मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आ गया रोते हुए। मैंने कहा कौन भाई? कैसा? मेरा सामान मकान से बाहर फेंक दिया गया। टीचर। हमने कहा क्यों? कैसा? विपक्षी लोग बड़े बलवान हैं और मेरा सब कुछ कागज़ आप देख लीजिए और मैं बाहर हूँ आज सड़क पे। तो CMS का टीचर था, मैंने देखा होगा, तो मैंने कहा कि चलो मौके पे देखते हैं। मौके पे गए तो वहाँ देखा लोग जो थे उनसे कागज़ मांगा तो उनके पास था नहीं, लेकिन वो तत्कालीन एक कैबिनेट मंत्री के दामाद थे। तो मैंने उस जलवे में थे और उनकी मिली जुली सरकार यहाँ भी थी, उत्तर प्रदेश में भी। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई ये तो आपने गलत किया, इसके साथ आपका तो कागज़ भी नहीं है, क्या आपका रातों रात ट्रांसफ़र हो जाएगा? हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 घंटे में मैं आपको बंद कर सकता हूँ। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। अभी गाड़ी बैठाऊंगा, ले जाके लॉकअप में ठोक के और सब एंट्री कर दूंगा, फिर क्या होगा ये आप जान लो। और उन्होंने 5 मिनट में सब पोजीशन खत दे दिया उसको।
तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं इस तरह से तो किसी की हिम्मत नहीं है। मेरे पास फिर उन्होंने लिख के भेजा भी, मैंने कागज़ पर सब भेज दिया। फिर CMS के जगदीश गांधी जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर CM को भेजा। अच्छा। मायावती जी उस समय CM थे, और कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही कि लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपने ऐसे अधिकारियों को पोस्ट किया है। और आपको बताऊं कि हमको इसलिए बुलाया गया था उस समय, बख्शी करके एक SSP थे, और उनको और उनके नीचे सब इंस्पेक्टर जितने थानेदार तक थे, SO SHO सबको सस्पेंड एक लाइन से कर दिया था मायावती ने, कोई लॉ एंड ऑर्डर की इशू पे। और ये आदेश दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश से छांट के अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ बुलाया जाए। तो उसी में मुझे भी बुलाया गया था। तो उन्होंने एक अप्रिसिएशन लेटर लिखा। जब आपका मामला हुआ था तो किसी विपक्ष पार्टी ने खुल के आपका समर्थन किया? उस जिस समय तरीके महंगाई के लिए लोग सड़कों पे आके जाम करते हैं, इतना बड़ा मामला। नहीं, उस समय विपक्ष ने विधानसभा चल रही थी, बंद करा दी थी, नहीं चल रही थी। मुलायम सिंह जवाब देने नहीं आ रहे थे, और ये हंगामा मचा कि दोपहर के बाद आके इनको बयान देना पड़ा विधानसभा के अंदर। और कहना पड़ा कि हाँ, हम लोग कितना तब के यहाँ तक आते हैं स्ट्रगल करके, और आप लोग एक CO की बात लेके चल रहे हैं। वो नेम फेम चाहता है, तमाम ऐसे ही रातों रात हीरो बनना चाहता है, दुनिया भर का एलिगेशन लगाया इन्होंने। इसीलिए उसने कंडीशनल इस्तीफ़ा दिया है 11 फरवरी जो मैंने भेजा था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हम लोग जैसे ईमानदार लोग काम नहीं कर सकते। अगर उसको रिज़ाइन करना था तो कंडीशनल क्यों भेजता? तो 10 दिन बाद जब मुझे पता चला ये ब्लेम लग रहा है, तो मैंने फिर एक कंडीशनल इस्तीफ़ा भेज दिया बिना किसी को जानकारी के। अच्छा। फिर वो मेरा एक्सेप्ट हुआ। आपने सरकारी क्वार्टर छोड़ दिया, अब आपको रूम लेना था, तो आपने रूम कहाँ पे लिया? उस समय आप सरकारी क्वार्टर बनारस में थे? 3-4 जगह मैंने रात में सामान रखा, शाम को रखा, सुबह खाली करा देते थे लोग, धमका देते थे उनको। बनारस में रूम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में इसलिए कि उस समय बच्चा पढ़ने की स्थिति में ही आ गया था, वाइफ यहीं जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो लखनऊ में रहना मजबूरी था। तो लखनऊ में मुझे कहीं पे भी रहने को नहीं मिला। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका आधा बना मकान था, उसमें जाके मैं रहा। कोई रूम नहीं दे रहा था? कोई नहीं दिया मुझे, सामान रख के खाली करा देते थे। तो क्या कॉल आ जाता था कि? हाँ, उनको धमका दिया जाता था। अच्छा, इस बीच में 1 साल तक जब आप कहीं जाते थे, परिवार का कोई जाता था, उसका पीछा करना, कोई आगे पीछे होना, कोई ट्रैक करना, कोई हाँ, ट्रेस करते थे इस तरह लोग। डर नहीं लगता था? अब मैं तो आदी हो गया था इस चीज़ का, लेकिन हमारे पत्नी बच्चे के जैसे आते थे तो रिक्शे पे आते थे, तो आगे पीछे करते थे, तो थोड़ा ही डरती थी। फिर मैंने अपने हिसाब से सिक्योरिटी और वो गाड़ी उड़ी लेके उनको फिर भेजना उससे शुरू किया। तो कोशिश करते, डायरेक्ट धमकी तो नहीं देते थे क्योंकि जानते थे फंस जाएंगे, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कि आगे पीछे, हम जैसे कहीं जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी 10 बार आगे पीछे होती थी, तो आप स्वाभाविक नोटिस करोगे कि भाई ये क्यों आगे पीछे हो रही है, आपका पीछा कर रहे हैं। तो मैं ये सब मानता नहीं था। हमने कहा ठीक है, आगे पीछे चलते हैं, तो गार्ड कर रहे हैं। हाँ, चलने दो उसको। हम तो मनोवैज्ञानिक खेल समझ रहे थे। हाँ। हमने कहा भिड़ना हो तो आगे सामने से भिड़ो। उस समय कोई आप लाइसेंस ले चुके थे कि नहीं? मेरे पास आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो नहीं बनने दिया गया। वही आपका पासपोर्ट बनने नहीं दिया गया? इन्होंने जेल भिजवा दिया मुझे, कहा कि इन पर पुलिस केस है। तो लाइसेंस मेरा नहीं बना, पासपोर्ट नहीं बना। तो ऐसा क्या मामला था कि आपके ऊपर FIR हुआ, आपको पकड़ना पड़ा, जेल में डालना पड़ा? देखिए, इन लोग उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, मुलायम सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, क्योंकि सबके निगाह में था ये हमारा मामला, तो कुछ भी होता तो इनके सरकार के अगेंस्ट जाता। तो उसके कुछ महीनों बाद मैं बनारस में DM ऑफिस में गया था बात करने। कुछ एक स्टूडेंट थे, उनका कॉलेज तो 3 महीने से बंद था, पढ़ाई नहीं चल रही थी, तो मैं उस संदर्भ में बात करने गया था, पैरवी करने। हाँ, पैरवी करने। और उस पर इन लोगों ने दिखाया कि ऑफिस में आके तोड़ फोड़ कर लिए और हमको फिर उठा के मुकदमा लिख लिया। मुकदमा लिखने के बाद, FIR लिखने के बाद भी 3 दिन तक जज करते रहे कि क्या होगा। अच्छा, मतलब मार्केट में मीडिया हाइप बन रहा है। मीडिया हाइप क्या होगा, कितना विरोध होगा, तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी अरेस्ट करने की। फिर सैटरडे को इन लोग प्लानिंग हुई कि सैटरडे शाम को लेके अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दें, ताकि एक दिन पूरा जेल में संडे देखा, मंडे को देखा जाएगा क्या होता है, मजिस्ट्रेट न उपलब्ध हों। तो फिर इसी तरह इन लोगों ने अरेस्ट किया। कहाँ से? हम बनारस, जहाँ हम रह रहे थे। फिर अरेस्ट करके इन लोग ले गए मुझे, जो वहाँ ऑफिस बनाया था मैंने, नदेसर पे एक ऑफिस। अपना ही ऑफिस बनाया हुआ? हाँ, मैंने ऑफिस बना रखा था लोगों से मिलने जुलने के लिए। तो वहाँ से लेके गए। फिर मेरा जो इंस्पेक्टर रहा था, सर मेरी मजबूरी, हमने कहा तुम क्या करोगे भाई, तुम्हें आदेश है, तुम अपना ड्यूटी करो। तो ले गया कैंट थाने में, फिर रखा रहा। फिर वहाँ से बज्रवाहन में बैठ के कि
कि मीडिया से बात न कर पाए, जेल लाया गया। अब जेल में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एंट्री लेने के पहले, इस बीच में वकीलों को जैसे पता चला उन्होंने सीजीएम ऑफिस घेर लिया अच्छा। कि आपने उनको बेल क्यों नहीं दिया, आपने खारिज कैसे किया बेल, जब सब फर्जी है तो। अब लोगों ने इतना वहाँ हंगामा कर गया कि पूरा कचहरी फूकेगी पहले, उसके बाद बनारस जलेगा। अब सीजीएम को वापस फिर अपने चैम्बर में आके फिर हमको वहाँ एंट्री लोग ले रहे थे, तब तक खबर पहुँची कि भैया इनको छोड़ दो, सीजीएम ने बेल दे दिया है। तो जनता का और वकील लोग थे, सबका प्रेशर हुआ, फिर इन लोग नहीं जेल भेज पाए, लेकिन मुकदमा लिख दिया था। वो एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है, वही मैं सर्च करता हूँ कि एक आपको पकड़ा आप टी शर्ट में है हाँ। और लेके जाया जा रहा है। हर जगह आर्टिकल लगता है वही फ़ोटो यूज होता है। अधिकारी भी नंबर लेने के लिए होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम गवर्नमेंट के गुड बुक में आ जाएं कि मैंने शैलेंद्र को ऐसे ऐसे किया, उनको इनाम भी मिला बाद में लोगों को, कुछ लोगों को। लेकिन जिस तरीके से ले जाया जा रहा था वो एकदम ऐसा लग रहा है कि साथ वाले हैं लेकिन हरस करना चाहते हैं। मेरे कान में उन लोगों ने बोला, हम्म। भाई अगर थोड़ा एडवांटेज मिल जाए हम लोग को तो। मैंने कहा तुम लोग अपनी ड्यूटी करो। अब मुझे क्या मालूम था ये सभी करेंगे लोग। मतलब बाबू भैया मार रहे, थोड़ा रोल लेना। हाँ, थोड़ा नाटक है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को करना है, जो आदेश मिला तुम लोग करो। अब वहाँ हमको जैसे हजरतगंज थाने ला के बैठा है लोग, या वहाँ भी बाहर, तो ये होता था कि इनको थाने में क्यों कंप्यूटर सेल में बैठा है, तो वहाँ क्यों लॉकअप में क्यों नहीं डाला गया। लॉकअप में डालिए तुरंत से अपने अधिकारियों को, सरकार को खुश करने के लिए। तो ये सब होता था। और मैं उसको बुरा इसलिए नहीं मानता कि भाई ये इनकी हैसियत क्या है सरकार के आगे, हम लोग तो खुद ही मैं देख रहा हूँ। तो इनको तो जो आदेश मिलेगा वो करेंगे, नौकरी सबको करनी है, तो मैं उसका बुरा भी नहीं मानता था। मतलब एक ऐसा चीज़ कि आपके साथ अगर कुछ कोई कर रहा है तो उससे मुख्यमंत्री जी खुश होंगे। हाँ, उसको लगता था ना कि इन्होंने शैलेंद्र को हरास किया, हाँ, तो अपना नंबर बढ़ा लो, बुक में आ जाएंगे, हमारा नंबर बढ़ जाएगा, हमको प्राइम पोस्टिंग मिल जाएगी, ये सब होता था। क्या आपको लगता है हर राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई माफिया बना के रखता है या पालता है, या फिर ऐसे ही क्या किसी मायावती जी ने भी कुछ कोई ऐसा माफिया रखा हो? देखिए आपको बताओ, जब ये सब घटनाएं 20 साल पहले हुई, उसके पहले ट्रेंड था, मैंने देखा था कि हम लोग सर्विस में आए थे तो इनका सहयोग लिया जाता था पॉलिटिकल पार्टी से या नेताओं द्वारा, कि इनके सहयोग से बूथ कैप्चरिंग हो। ईवीएम पहले तो था नहीं, तो ये बूथ कैप्चरिंग कराते थे, ये सब कराते थे, डराना धमकाना मेन चीज़। फिर धीरे धीरे इन लोग माफियाओं को लगने लगा कि हम सरकार के लिए कर रहे हैं, हम ही क्यों नहीं माननीय बन जाए। तो इन लोगों को लगा कि हम माननीय बन जाएं, जब कि गरीब लोगों को हम 5,000, 10,000, 2,000 जिसको ज़रूरत हम जैसी है बांट रहे हैं, तो ये माननीय लोग वहाँ पे रॉबिन हुड की इमेज बनाते हैं, फिर चुन के आ जाते हैं, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े या सत्ता। आजकल पार्टी ऐसी हो गई है, अब यही मुख्तार देखिए किस किस पार्टी से नहीं लड़ा, मतलब बसपा से भी लड़ा, सपा से भी लड़ा, कांग्रेस कोलिशन में भी लोगों ने इसको किया। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने हिसाब से सूट करता है कि हम किसको कहाँ यूज़ कर लें, और इस बीच में माफियाओं को लगने लगा हम क्यों यूज़ हों, हम भी न माननीय बन जाए, तो ये ट्रेंड चल पड़ा। तो आज भी आपको लगता है कि ये ट्रेंड है कि अब ख़त्म हो चुका है? अब जनता देखिए, ये जो इंटरनेट और ये सब आया है, तो अब पहले सरकार पूरी तरह से जो चाहती थी, दूरदर्शन हो तो दिखाती थी, फिर प्राइवेट चैनल आए तो थोड़ी स्वतंत्रता हुई, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने लगे कॉरपोरेट के माध्यम से कि भाई आप मेरे हिसाब से चलो। फिर सोशल मीडिया आ गया जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसमें भी कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन फिर भी बातें छन के लोगों तक पहुंच जाती हैं। आप ही के जहाँ पे आप का एसटीएफ का जहाँ के आपके पास चार्ज था, वहाँ के आज भी एक हैं धनंजय सिंह जी, उनका भी नाम खूब चलता है। नहीं, हम बात इनकी नहीं कर रहे हैं किसी की, हम बात सभी की कर रहे हैं। मैं बता दूं, यहीं बाराबंकी में मैं सीओ था, सीओ सिटी था मैं। एक दिन मेरे पास वहाँ का आरपीएफ का जो इंचार्ज था, वो मेरे पास आया, बहुत रुआसा एकदम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जूनियर था हम लोग का। कहा सर मैं आज त्यागपत्र दे दूंगा। हम कहे क्या हो गया? कि आज सर मेरे कॉलर पे हाथ डाल दिया लोगों ने, वर्दी पे मतलब हाथ डाल दिया। तो हमने कहा किसने डाल दिया? क्या सर यहाँ कोयले की रैक उतरती है और सब माफिया इन्वॉल्व रहते हैं, आप जानते हैं पैसा लेते हैं, सभी लीगल धंधा होता है। तो मैंने कहा अच्छा। हमने उसको गाड़ी में बैठाया और तुरंत मैं साइड पे पहुंचा जहां रैक उतर रही थी। मुझे देखते भगदड़ मची, सब लोग भागे। करीब 36 ट्रक कोयले से लदी हुई वहाँ खड़ी थी। मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कैसे खड़े हो? कैसा? हम तो एक भट्ठा के मुनीम हैं
और हमको यहाँ से कोयला ले जाना था, हम पैसा दिए, सब लोग भागे, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मालिक डांटेंगे। तो हमने कहा लिख के दो इस चीज़ को, तुम फला फला भट्टे के हो, तुमने इनको फलाने को दिया इतना रुपया कोयला के लिए, सब लिख के दो। एक 4 लाइन की लिखवा के हमने ले लिया। वही FIR दर्ज कर तहरीर हो गया। दर्ज कर दी। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो कोक आता था कोयला, ये हार्ड कोक होता है। इसको सॉफ्ट कोक बनाने की इंडस्ट्री ऑन पेपर लगती थी इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है। और सॉफ्ट कोक इसलिए बनाया जाता है जिससे धुआं हुआ ना हो, पोल्यूशन ना हो। तो इस पर सब्सिडी बहुत तगड़ी मिलती है, यानी कोयला इनको बहुत सस्ते रेट पे मिलता था। अब इसको सॉफ्ट कोक तो बनाते नहीं थे, सीधे भट्टे पे दुगने रेट पे बेच देते थे। तो इसमें प्रॉफिट बहुत था, तो सब माफिया इन्वॉल्व थे। तो मुख्तार वहाँ पहले पैसा लेता था, तो फिर धनंजय पहुँच गए बाराबंकी जेल, तो उन्होंने अपना इकबाल बनाया कि इसको भगाओ, हम भी पैसा लेंगे। तो ऐसे ही माफिया लोग मिलके बांटते थे। जब मैंने वो 36 ट्रक लदी कोयले की लाके पुलिस लाइन में खड़ी कर दी और पूरी जांच शुरू की उस FIR पे, 2 GM इंडस्ट्री सस्पेंड हो गए। उसके बाद धनंजय जो वहाँ बंद थे बाराबंकी जेल में, इनका ट्रांसफ़र मैंने करा दिया फतेहगढ़ कन्नौज जेल में। वहाँ हाई सिक्योरिटी जेल है जहाँ पे फ़ोन ऑन काम नहीं करता, और सब लोग घबरा गए एकदम से, ख़त्म 2 मिनट में माफियागिरी लोगों की। तो हमने कहा ना कि जब पुलिस और शासन का सहयोग होता है तभी कोई माफिया बनता है। शासन और पुलिस को अगर छूट मिल जाए, खासकर पुलिस को, तो 2 मिनट में सबकी औकात बता दें, कुछ नहीं है इन लोग। आपने खाकी से बहुत कुछ दुरुस्त करना चाहा और 1991 बैच के आप हैं, और 1 दशक तक आप पुलिस वर्दी पहने रहे, खाकी पहने रहे, और बहुत कुछ आपने किया भी। जब खादी पहना तो लगता लोगों को पसंद नहीं आया। मैंने जब रिज़ाइन किया तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए कहीं अपना कोने में अपना परिवार का पेट भर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन दूसरा रास्ता था कि एक बड़ा चैलेंज मुझे स्वीकार करना है। इन लोगों ने चैलेंज क्या दिया है, हमारे आपके मेहनत की कमाई जो टैक्स के रूप में है उसको गलत हाथ में चली गई है, और सब हमारी बर्बादी का कारण, यानी आम पब्लिक की समस्या वही है वजह। क्योंकि वहाँ जो नेता बैठा है, अब ये माफिया टाइप के लोग मंत्री बन के बैठ जाएँ तो इनकी क्या सोच होगी, या जो छोटी सोच लेके बैठा है वहाँ पे, वो यही चाहेगा किसी तरह हमारा एक बार मंत्री बन गए, 7 पीढ़ी खा ले आराम से, यही तो सोचते हैं लोग। तो मैंने कहा इस चीज़ को ख़त्म करना है। अब मेरे पास रास्ते थे, मुझे सबने ऑफ़र किया था टिकट के लिए, सपा छोड़ के। अच्छा। सबने ऑफ़र किया था। उस समय 2004 का लोकसभा चुनाव सामने था, और फरवरी में रिज़ाइन किया था, मार्च में मेरा एक्सेप्ट हुआ था, अप्रैल मई में ये सब चुनाव थे। मैंने चाहता तो टिकट किसी का भी लेके आराम से हम विधायक सांसद बन जाते, और जो सिस्टम चल रहा है उसके पार्ट हो जाते, 4-5 टर्म के आज सांसद होते, बहुत सीनियर मंत्री भी संयोग से बन जाते, सब हो जाता। हमने कहा ये भी नहीं चाहिए। मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा बनारस से, जो सबसे पढ़े लिखे लोगों का विद्वत नगरी है। चंदौली मेरा अपना है, कास्ट इक्वेशन वहाँ था, वहाँ भी इंडिपेंडेंट लोग कहे कि लड़ जाते तो आपको जिता देते, आपके कास्ट के लोग हीरो थे सब कुछ। हमने कहा नहीं, मैं ऐसी जगह से चुनाव लड़ा जहाँ मेरा कुछ नहीं है, न मेरा अपना ज़मीन है यहाँ, न मेरा राजनीतिक अनुभव है, न मेरे पास समय उस समय था, 1 महीने का मुश्किल से समय था, न मेरे पास पैसा है, और न ही कोई पार्टी है मेरे पास। मैं एक आम आदमी की तरह आपके बीच में आया हूँ, और मैंने एक ही बात कही पब्लिक से कि आप सब जान रहे मैं छोड़ के आया हूँ, क्यों आया हूँ। एक शैलेंद्र आज जिता तो पता नहीं कितने शैलेंद्र पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे सोच रखने वाले लोग नहीं हैं, पूरा माहौल बना मेरे पास। मतलब आप सोचिए कि जैसे बूथ पे बस्ता लगता है, बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे देती हैं तब भी ठीक से नहीं लग पाता, मेरा बिना पैसा दिए बस्ता लगा। चुनाव प्रचार में थोड़ा बहुत खर्च होता है, पोस्टर बैनर का, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं एक कार्ड बनाया था, कोई 10 रुपये का, कोई 100 रुपये का, ऐसे ही कार्ड बनाया था। और पब्लिक कोई कहता था 1000 रुपये काम है, तो कहते लो 100 रुपये, ये 100 का 10 कार्ड लेते जाओ। वो चौराहे पर जाकर खड़ा होता, भैया 10 कार्ड है, चलना भैया का साइन किया हुआ, 1000 रुपये ज़रूरत है, जिसको लेना हो ले ले, तुरंत 1000 रुपये आ जाता था। मतलब पूरा चुनाव में 10 लाख रुपये समथिंग खर्च हुआ था, ऐसे ही लड़ गए हम। अच्छा, मतलब पब्लिक के पैसे? पब्लिक पैसे से। हमने कहा हम किसी को पैसा नहीं लेंगे, बहुत पैसे मेरे पास आते थे। हमने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1-1 रुपया 2-2 रुपया सबका चाहिए। जो जूता मोची सिलता था, जूता उसका भी लेते थे, पैसा दिया। अब वोट की बात आई। लास्ट में क्या हुआ कि मेरा इंडिपेंडेंट थे, तो चुनाव निशान हमारा जो उस समय हवाई जहाज अलॉट हुआ था वो बहुत पीछे था। 2 EVM रखी गई। दूसरे EVM में चाहते तो पहले में रख देते, लेकिन दूसरे EVM में ले जाके रख के लिए
और कई जगह पे वो दूसरी ईवीएम लगी ही नहीं, मतलब इनडायरेक्टली निर्देश था कि इसका दूसरा वाला ईवीएम लगाओ ही नहीं। पब्लिक जाती थी, कहते भैया हवाई जहाज कहाँ इसमें चुनाव चिन्ह है। अच्छा, सब लोग एक ईवीएम जानते थे। फिर हल्ला मचता था। अब हल्ला मचने ये सब में हुआ कि चंदा भैया बैठ गए हैं मतलब आप सोच लीजिए। तो 28 या 30 हज़ार वोट था उसमें जो हमारा। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि जनता चाहती है। फिर मैंने तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो चीज़ आपने 2004 में नहीं किया वो 2009 में आपने कर लिया? पब्लिक ने कहा कि भैया एक आपको इंडिपेंडेंट का नतीजा देख लिया आपने, एक पार्टी पकड़ लीजिए, एक सिस्टम होता है। तो हमें कहा हम कांग्रेस तो आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में थी ही नहीं। हमारा चंदौली क्षेत्र कमलापति जी का क्षेत्र, उनके परिवार के जो लोग लड़ते थे उन लोग 28-30 हज़ार वोट पर सिमट जाते थे वहाँ, और छोड़ दिया क्षेत्र भी, चले गए मिर्ज़ापुर और सब जगह। तो मैं वहाँ पे जब गया तो हमने कहा ठीक है चलो यार, सबसे बात किया, हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इनका तो कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, हम लोग मेहनत करेंगे और पब्लिक वोट देगी तो ये समझ में आएगा कि पब्लिक ने आपको वोट दिया है। और मैंने काम किया फिर, और उसमें भी कन्फ्यूज़न हुआ, लोगों ने किया। अब क्या कन्फ्यूजन हो गया? अब बता रहा हूँ, देखिए कैसे राजनीति, यही तो मैं कहता हूँ कि राजनीति कैसी होती है जो आम आदमी समझ नहीं पाता। तेलगी का ड्राइवर भगा हुआ, तुलसी राजपूत नाम, लोग सब लोग कहते थे, भगवान जाने सत्य कितना, कि 600 करोड़ समय उसकी गाड़ी में था जब वो तेलगी पकड़ा गया और लेके भाग गया। और क्षेत्र में आया, उसको मेरे खिलाफ खड़ा किया गया पूरे सिस्टम से मिल के। उसमें हमारी पार्टी के लोग भी, विपक्ष के लोग भी मिल के, जो लोग प्रशासन में भी थे, शासन में इस तरह से जो जिनको हम सूट नहीं करते थे, तो सबने मिल के कहा कि यार शैलेंद्र को रोकना होगा। राहुल गांधी तो इसके कहने पर चलते हैं, टिकट तक कांग्रेस से मिल ही जाएगा, इसको कैसे रोका जाए। जवाहर जायसवाल भाजपा से टिकट पाए, जो लीकर माफिया बोले जाते थे, पैसे की कमी नहीं। उस व्यक्ति को कोशिश की गई, तुलसी राजपूत को, हमारी पार्टी के बड़े लीडरों द्वारा, कि इसको कांग्रेस से टिकट दिला दिया जाए। अच्छा। दुर्भाग्य से उसको नहीं मिला टिकट। फिर इंडिपेंडेंट खड़ा किया और उसने क्षेत्र में 8 पजेरो एक साथ नई खरीदी। पजेरो गाड़ी उस समय बहुत महंगी आती थी, और 8 पजेरो एक क्रेज होता था लाल का। हाँ, एक साथ खरीदी और बिना नंबर के, और एक हेलीकॉप्टर लिया उसने, और कहा मैं 200 करोड़ इस क्षेत्र में खर्च करूंगा, सबको रोजगार दूंगा। और 6 महीने पहले से जम के काम करा, पूरा क्षेत्र तुलसी राजपूत, और जहाँ जाता था 1000, 2000, 10,000 जो जैसा ऐसे थे सबको बांटते चलता था। मतलब तहलका मच गया था कि कोई आया है, कोई इतना काम कर रहा है, कोई इतना। मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम काट दिया गया, 25 लोगों का नाम था, फर्स्ट फेज का चुनाव था, नाम काट दिया कि शैलेंद्र सिंह का नाम ना हो। फिर मैं राहुल गांधी से मिला, हमने कहा कि बताइए मेरा पहला चरण में चुनाव है और फर्स्ट लिस्ट में आपने कहा था नाम रहेगा, नाम ही नहीं है। खैर उन्होंने कहा सेकंड लिस्ट में आएगा। सेकंड लिस्ट में आते आते भी टाइम लगा दिया। मतलब जब हमारा नॉमिनेशन था उसके 2 दिन पहले हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ। खैर नॉमिनेशन किया मैंने, राहुल गांधी को प्रचार में आना था, तब तक प्रियंका जी के उसी दिन फादर इनला की डेथ हो गई, संयोग से वापस चले गए, नहीं आ पाए। तो एक पूरा माहौल बनाया गया कि शैलेंद्र सिंह को इत्तेफाक खूब होते रहे। देखिए वही होता है, होने की बात कहते हैं ना। अच्छा, राहुल जी से अभी भी बात होती है कि नहीं? नहीं, अब नहीं, अब नहीं बात होती है। अब मैं किसी से बात नहीं करता। अच्छा, ठीक अब मैं अपना जो काम करता हूँ उसमें। अब देखिए होता क्या है, उस आदमी ने, इन दोनों ने, एक और जवाहर जायसवाल जैसे लोग थे, एक और तुलसी राजपूत पैसे से, सपा का कैंडिडेट था ही अपना लोकल वहाँ का, और बसपा का जो था वो भी पैसे वाला सिटिंग सांसद जो था। लास्ट में ये हुआ कि बसपा के सिटिंग सांसद को शैलेंद्र सिंह दे रहे हैं टक्कर, और इन्हीं लोग में फर्स्ट सेकंड है। फिर लास्ट में सब लोगों ने कहा कि भैया बसपा के सांसद बहुत बदतमीज, इसको हराना है, सब आप पे आ गए। 2 दिन पहले लोगों ने कहा कि शैलेंद्र भैया का वोट तो तुलसी राजपूत काट दे रहा है, वो भी ठाकुर था, और 2.5 लाख ठाकुर वोट थे। भैया बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या करें, जीत नहीं पा रहे हैं। अब हमें हराना है सिटिंग वाले को। देखिए कैसे भावना में बहाते हैं लोग। और शैलेंद्र भैया चाहते हुए भी लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग सपा को दे दिया जाए इसको हराने के लिए। और सपा पर 2 दिन में वोट ट्रांसफ़र कराए लोग, और तब जाके वो 450 वोट से लोकसभा चुनाव जीता। अब आप सोच लीजिए, लोकसभा में 450 वोट का कोई मायने होता है? इतना खेले, तब भी 1 लाख वोट हमको लोगों ने दे दिया। अब जब 1 लाख वोट देखे तो वही ठाकुर लोग जो कहते थे ना जाति पे ये सब, क्या भैया इतना वोट कैसे आपको मिल गया, हम लोग तो 25-30 हज़ार आपको वोट समझे थे। तो हमने कहा देखो ये वो लोग थे जो गरीबों के लिए हमने काम किया। तुम लोग हमारे बिरादरी के होके दूसरे बहकाव में चले गए, लेकिन ये गरीब जनता जो हर कास्ट की है, चाहे SC है, ST है, चाहे OBC है,
हम इनके लिए काम किए थे, तो इन्होंने कहा संजय भैया आएंगे तो हमारा हालत सुधर जाएगा, इन्होंने भरोसा किया। तो मुझे जो सिद्ध करना था, जो देखना था कि क्या काम पे वोट मिलता, तो वो समझ में आ गया। आप काम करोगे तो वोट मिलेगा। अब यहाँ तक मेरी राजनीतिक जर्नी पूरी हो गई। मतलब मनसा पूरा हो गया भैया। मैं जो हमें जानना था, हमने हाँ। देखिए इंडिपेंडेंट क्यों 2004 लड़े, 2009 कांग्रेस क्यों लड़े, जहाँ यहाँ कुछ था ही नहीं उसका। खाली ये देखना था कि मुझे कहाँ पे वोट मिलता है कि नहीं मिलता। मिला वोट, तो ये सिद्ध हो गया। तो अब जो मुझे ग्रहण करना था, उसमें जो आपने कहा ना कि पब्लिक क्यों खारिज कर देती है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि पब्लिक हैंड टू माउथ होती है। मतलब ज़्यादातर जो आपका वोटर है उसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। हम शायद अगर चुनाव नहीं लड़ते तो ये जान ही नहीं पाते। जब चुनाव लड़े तो हर आदमी का वोट तो एक है, तो मुझे गरीब के घर भी जाना पड़ा और बड़े घर में भी लोगों को ये जाना पड़ा। वहाँ जाके मैंने जब घर के अंदर के हालात देखे तो हमने कहा ये तो मजबूर है, कोई भी इनको 1000 रुपये 500 रुपये में ख़रीद लेगा, वही भगवान हो जाएगा इसके लिए। तो उस दिन डिसाइड मैंने किया कि इस पे काम करना है। तो मैंने आगे फिर जर्नी अपनी बदल ली और ग्रामीण क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान को और बेरोजगार को, तो उस पर काम शुरू किया मैंने। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का दामन थाम लिया? 2012 में मैं रिज़ाइन कर चुका था कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ देखा मैंने, मुझे चुनाव विधानसभा नहीं लड़ाना था, लेकिन ब्रजेश जैसे माफिया इस सब की वजह से मुझे कांग्रेस से ज़बरदस्ती विधानसभा कूदा दिया गया। तो मैं समझ गया कि यहाँ भी मंशा लोगों की नहीं है। और राहुल गांधी 2009 में 20 सांसद, यहाँ से 22 सांसद मिल गए थे, जबकि मेहनत हम लोग की। तो लोगों को लगा कि तो राहुल गांधी के नाम पर आ गया। तो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग गलतफहमी मत रहिए, जमीन पे मैं काम जा रहा है। हूँ, नैया डूबेगी। हाँ, मैंने कह के आया था। अच्छा। हम तो कहे थे कि आप लोग सड़क पे आ जाओगे, देख लेना। और मैं चला आया, फिर देखिए क्या दुर्दशा हुई कांग्रेस की। फिर उसके बाद मुझे 14 में भी मैं दिमाग में तो बैठ गया कि कैसे काम करना है। एक मेरे में था कि शायद मोदी जी का उस समय बहुत उस तरह से नाम आ रहा था कि आएंगे तो ये सुधार होगा, वो सुधार होगा। 2013 में हमारी इनकी मुलाकात एज ए सीएम जब थे गुजरात में 2 बार हुई। अच्छा। और वो भी मुलाकात हमारा जो हमने ई गवर्नेंस पे काम किया था, PIL किया था, उस संदर्भ में हुई थी। इन्होंने पूरी मेरी PIL देखी, सब कुछ मेरी जर्नी देखी, पूछा, बात किया। 10 मिनट का समय था, 45 मिनट बात किया। मतलब वो सोचिए, गुजरात के सीएम और आप यूपी। हाँ, सब उनको पता था, लेकिन वो इतना रिसर्च, इतना पता था मेरा। और लास्ट में पहले पॉलिटिशियन और अंतिम थे जिन्होंने पूछा कि शैलेंद्र तुम घर का खर्च कैसे चलाते हो। आप सोचिए उनकी कितनी पकड़ थी। तो उन्होंने कहा शैलेंद्र तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने कहा सर देखिए, मैं पॉलिटिक्स, मुझे चुनाव ना नहीं लड़ना है। कहे तुम मत चुनाव लड़ो, तुम आओ हमारे साथ। यार तुम इतना काम करते हो, तुमको कांग्रेस ने छोड़ कैसे दिया, क्या तुम्हें कांग्रेस समझ नहीं पाई? तो हमने कहा सर समझ नहीं पाई या ज़्यादा समझ ली, जो भी कह लीजिए। वहाँ लोगों को मुझसे परेशानी थी, कुछ लोगों को। क्या वो सब छोड़ो, हमारे साथ आओ। तो हमने कहा क्या करेंगे? क्या हम लोग इस पर काम करेंगे। मोदी जी के साथ आप काम करेंगे। उससे पहले आते कि आखिर आपके PIL से मोदी जी की टीम को आपके बारे में कैसे पता चला, उन्होंने आपके साथ अप्रोच कैसे किया, वो पूरा सिनेरियो कैसे था, कैसे कॉल आपके पास आया, कैसे बुलाया गया? देखिए आपको शायद अंदाज न हो, 2013 में मोदी जी को शुरू में ही सब पहले से इनको पता चल गया था। 2012 लास्ट में चुनाव हुआ था अक्टूबर में गुजरात में, तीसरे टर्म ये जीत के आए थे। इनको संघ से या जहाँ से भी कहा गया हो कि आपको आगे PM का फेस बनना है। तो जब आदमी को PM का फेस बनना होता है तो वो आदमी फिर पूरे इंडिया का निगाह लगाता है। और यूपी तो सबसे बड़ा स्टेट है। आदमी सोचता है कि जहाँ 80 सीटें हैं वहाँ पे हमको एक टीम बनानी होगी। तो मैं चर्चित व्यक्ति था उस समय, तमाम काम करता था, ये सब लड़ता था, तो स्वाभाविक है मेरे भी बारे में रिपोर्ट गई होगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए, मैं गया, मिला, 2 बार मिला। फिर उन्होंने कहा मेरे साथ काम करो। तो हमने कहा कि क्या करना होगा। तो कहे तुम अकेले ही गवर्नेंस पे इतना लड़ रहे हो, और तुम सोचो कि मैं यहाँ पे जिस बात के लिए लड़ रहा हूँ गुजरात में मैं लागू कर चुका हूँ। गांव-गांव में बैंडविड्थ इतना बढ़ा दिया कि इंटरनेट पहुँच गई है। उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात कही जो शायद लोगों को पता नहीं है, बहुत बाहर कभी हमने सुना नहीं कि किसी को पता हो। पर्सनल बातचीत में उन्होंने कहा कि शैलेंद्र, हमारी गवर्नेंस PIL पे है, क्या शैलेंद्र मैं अकेला CM ऐसा हूँ जो मीटिंग में PM के साथ जाता हूँ तो हर व्यक्ति अपने स्टेट के लिए आर्थिक पैकेज मांगता है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो कोई पैकेज नहीं मांगता। मैं कहता हूँ कि हमको सैटेलाइट पे, हमको ट्रांसपोंडर पे बैंडविड्थ दे दीजिए जिससे इंटरनेट घर घर पहुँचा दें। मैं वो मांगता हूँ जो भविष्य बदल दे। कितनी आगे की सोच थी। फिर उन्होंने पूरा सिस्टम दिखाया, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ।
और तुम अकेले इसी चीज़ को लेके ई गवर्नेंस पे लड़ रहे हो, PIL कर रहे हो, तो तुम मेरे साथ आ जाओ, हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो इस वजह से प्रभावित होकर फिर मैं उनके साथ आया। 2014 में टीम को 14 ज्वाइन। फिर उनका वार रूम हेड किया बनारस में, वो सब मैंने किया। मैं जब मैं 2013 में इनसे मिला तो मुझे भी अंदाज था कि भाई मुझे उत्तर प्रदेश से क्यों बुलाया, जैसे आपने पूछा। तो मैंने कहा सब आप क्यों मुझे बुला रहे हैं? तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा आप PM के कैंडिडेट होने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा। मैंने ऐसे ही कहा, तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। तो हमने कहा आप जब PM कैंडिडेट होने जा रहे हैं तो कुछ बातें मैं कहूँगा जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप चुनाव कहाँ से लड़ें? तो कहे बताओ। तो मैंने कहा मैं जब 2009 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय आसाराम बापू के बेटे नारायण साई वहाँ बनारस में हरहुआ क्षेत्र जो है वहाँ पर वो अपना कैंप किए हुए थे। और मैं लोगों ने कहा, उस समय कोई इनका स्कैंडल तब नहीं आया था। अच्छा। तो मुझसे कहा कि भाई यहाँ भी चलिए आशीर्वाद लेने, इनके भी बहुत शिष्य। हमने कहा चलो भाई, हम तो जनता के पास जा ही रहे, ये भी चलते थे। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने बड़ी देर तक मुझसे बात की, फिर मुझे अकेले ले जाके टेंट में अपने अंदर बात की और कहा शैलेंद्र जी कहाँ पॉलिटिक्स में या पुलिस में आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप मेरे साथ आइए। तो हमने कहा मैं आपके साथ क्या करूँगा, आपका क्षेत्र अलग है, मेरा अलग है। क्या मैं 500 करोड़ यहाँ लगाऊंगा 2009 में। अच्छा। तो हमने कहा बनारस में 500 करोड़ क्यों लगाएंगे, आपका मुंबई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, यहाँ क्यों लगाएंगे? क्या आप यहाँ के रहने वाले इसलिए इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। बनारस कल्चरल सेंटर है, राजधानी है। यहाँ से मैं बंगाल से लेके, नेपाल से लेके पूरा जितने नॉर्थ इंडिया सब कवर कर लेंगे। और कलकत्ता से दिल्ली के बीच में ही सेंटर है। साउथ के सब लोग आते हैं यहाँ, शैव जो शैवाइट्स हैं। तो बनारस की महिमा तुम नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ से हम तुम आ जाओ, 500 करोड़ लगाता है पूरा, तुम देखो। तो मैंने कहा अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा। यही बात मैंने मोदी जी से कही कि बनारस की महिमा कितनी है। आप बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो आपका एजेंडा पूरा पूरा होगा। और आप यूपी भी साथ लेंगे। और यूपी सबसे बड़ा स्टेट, बनारस से लगी हुई सीमा है आपकी, बिहार की, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सबकी लगी हुई है। कल्चरल राजधानी है ही है, साउथ के लोग यहाँ आते ही हैं पूरा। तो बनारस से एक मैसेज आएगा। तो उस समय कुछ बोले नहीं मुझसे। और मैंने ये भी राय दिया कि किसके खिलाफ क्या आपको लड़ाना है, आप यहाँ से लड़िए। अमेठी में स्मृति ईरानी को लड़ाइए, इनके राहुल गांधी के खिलाफ। और रायबरेली से आप उनको सुब्रमण्यम स्वामी को, उनको आप लड़ाइए सोनिया के खिलाफ। खैर अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ी, सुब्रमण्यम को नहीं, जो भी हुआ हो, सेटिंग नहीं हुई होगी। हाँ, जिसको किसी को दे दिया। मतलब इतनी बात PM ने आपकी मानी? मतलब मैंने कहा कि क्यों कहा। और मैं जब वार रूम हेड कर रहा था तो मैंने कहा राहुल गांधी हार जाएंगे, आप लोगों को बस मेहनत करनी है। तो सबने मुझसे कहा, जब वहाँ पे लक्ष्मण आचार्य उस समय काशी प्रांत के अध्यक्ष थे, जो इस समय गवर्नर हैं आसाम के, तो क्या शैलेंद्र जी हम लोग उस सीट पे दिमाग नहीं लगाएं, बाकी सीटों को हम लोग लगाएं और एक सीट छोड़ दीजिए, वहाँ जीत नहीं पाएंगे। हमने कहा जीत जाएंगे, आप लोग नहीं जान रहे हैं, मेहनत करिए। 4 दिन पहले इन लोगों को लगा कि यार जीत सकते हैं, आप मेहनत करिए, आप कैंप करिए। हम अब नहीं कर सकते क्योंकि अब टाइम निकल गया, अब चिड़िया चुग गई खेत। हम जब आए थे आपको बताया, तब आपने ध्यान नहीं दिया। और देखिए फिर लास्ट में वही फिर मैंने कहा कि स्मृति ईरानी भी मिली। हमने कहा इस क्षेत्र को छोड़िएगा नहीं, लगे रहिएगा, आज नहीं तो कल जीत मिलेगी। स्मृति ईरानी नेक्स्ट टाइम जीत। एक चीज़ और कहा जाता है, सियासत दौर का बस यही फसाना है कि बस्ती भी जलानी और मातम भी मनाना है। मुलायम सिंह जी ने तो आपकी बस्ती उजाड़ी दी, लेकिन 2012 से 17 जो कमान रही वो अखिलेश के पास रही। आपको लगता है कि अखिलेश वैसे मतलब जीरो टॉलरेंट माफिया को वैसे उन्होंने साथ नहीं दिया जिस हिसाब से मुलायम सिंह यादव ने दिया? अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुलायम मेरे धुर विरोधी। हाँ। ठीक, 2012 के चुनाव के 6 महीना पहले महंत नरेंद्र गिरी होते थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये मेरे पास आए लखनऊ और कहे शैलेंद्र जी आपको मुलायम सिंह मिलना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ। तो मैंने कहा कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? कहे अखिलेश ने उस समय DP वोरा सबका विरोध किया था, एक इमेज जा रही थी कि ये माफियाओं के साथ नहीं है जो आपने कहा, और नीट एंड क्लीन इनकी छवि है। तो आपके पास दिमाग है, ये चेहरा रहेंगे, अब दोनों लोग साथ बैठे हैं, ये मुलायम सिंह चाहते हैं और मुलायम इनको CM बनाना चाहते हैं। तब तक बाहर नहीं पता था कि ये CM बनेंगे। तो मैंने कहा देखिए महंत जी, जिस गांव जाना नहीं उसका मैं रास्ता भी नहीं पूछता हूँ, पता भी नहीं जानना चाहता, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोग में।
इनकी पॉलिटिक्स या इनका जो भी हो, किसी के इस तरह की पॉलिटिक्स में। तब तक तो सीएम नहीं बने थे ना। हाँ, बने नहीं थे 6 महीने, लेकिन हमने कहा देखिए आप लोग का एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप जब करोगे उसी सिस्टम में करोगे और उसमें विरोधाभास है, तो मैं वहाँ रह के मैं क्या करूँगा? तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं जाऊँगा। और मैं मन बना चुका था तब तक कि मुझे कोई अब चुनाव ना लड़ना भी नहीं है। और आप देखिए कि फिर वही सब हुआ और बाद में उन्होंने कहा देखिए मैं फीवर में आपके पास आया हूँ, आप मेरी बात मत टालिए, मेरी इज्जत कितनी है, आप वहाँ क्या छीछाल इधर होगी, आप चलिए, मना कर दीजिएगा मुंह पे। हमने कहा जब जाना ही नहीं है तो मैं मना करने के सवाल कहाँ। 2004, 2009, 2014 में आपने बनारस में वॉर रूम हेड किया। उसके बाद अब 2024 चल रहा है, चुनाव के बाद आपने एक तरीके से राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके बाद नंदी रथ तक कैसे आया मामला? देखिए 2014 के बाद मुझे 14 के बाद वहाँ बनारस से बीजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया था, काशी से ही, और 1 साल में रहा वहाँ पे। इस बीच में मोदी जी 2015 में आए थे बनारस, जब 1 साल बाद करीब, तो इन्होंने कहा कि हम लोग को बेरोजगारों पे काम करना है और मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, उनको जॉब देना है। तो मैंने कहा बेरोजगार को अगर काम करना है तो कृषि क्षेत्र में ही ज़्यादा संभावना है। तो ये सब की सहमति से ही मैं फिर मार्च 2016 में सुभाष पालेकर जी की ट्रेनिंग लेने इंदौर गया, जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से उस समय थी। ठीक है। फिर मार्च में इंदौर लिया 2016 में, और अगस्त में ही आनंदीबेन पटेल जी ने अपने अहमदाबाद में किया था और वहाँ मैं गया ट्रेनिंग लिया और आके मैं ज़मीन पे काम करना शुरू किया। मतलब सबके दिशा निर्देश हाँ, इन्हीं लोग के सहमति से। जब मुझे ये अच्छा लगने लगा तो इसी बीच मुझे ऑफर आया कि 2017 में आपका टिकट बताइए कहाँ से लड़ना है चुनाव, विधानसभा। भाजपा की तरफ से? भाजपा की तरफ से, और संघ ने भी कहा मुझे। संघ में उस समय शिव नारायण जी थे यहाँ क्षेत्रीय प्रचारक, तो उन्होंने भी कहा कि शैलेंद्र जी आप बताइए कहाँ से लड़ना। ऊपर से भी कहा गया हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे हैं आप, हैं आपकी इमेज अच्छी है, आप जाएँ तो अच्छा रहेगा विधानसभा। तो मैं बड़ा दुविधा में फंस गया। हमने कहा आप ही लोग के निर्देश से ये काम कर रहा हूँ, अब इसमें मुझे अभी अच्छा तक खेती बाड़ी शुरू किया था, अब मैंने ये कर लिया है, 6-7 महीना गुजर चुके थे, मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें स्कोप दिख रहा है काम करने का। तो बल्कि उन्होंने मजाक में कहा कि आपको जब लाल बत्ती हम लोग देना चाहते हैं मना कर देते हैं। 4 में आप रिज़ाइन किए तब हम लोग चाहते थे आप टिकट ले ले, मना कर दिए, आज फिर आपको मौका है आप मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी तकदीर में नहीं है तो मैं उसके लिए अब ज़्यादा अफसोस भी नहीं करता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वो काम करता हूँ। आप ही लोगों ने भेजा, ये काम अच्छा है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप दोनों काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि दोनों काम संभव नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ते हैं पब्लिक आपसे जुड़ती है, छोटे बड़े हर फंक्शन में चाहती है भैया हमें हैं, और मैं न जाऊँ तो वो भी ठीक नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि ये नहीं है, एक या तो राजनीति कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपके कहने पर लड़ लूँगा चुनाव, लेकिन इस कार्य को कोई करेगा ये बता दीजिए, कौन करेगा? मतलब हैंडओवर किसको दूं? इसको तो कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि यहाँ नींव का पत्थर बनना है। हर आदमी मंच में एक माला चाहता है, कोई इसको नहीं करना चाहता है। तो मैंने कहा देखिए मैं उस सब से बहुत प्रभावित नहीं होता हूँ, और मैं स्वेच्छा से आपने देखा सब छोड़ा हूँ, मुझे ये करने दीजिए। तो सबकी सहमति से मैं फिर इधर, और फिर मैं धीरे धीरे पूरी तरह से राजनीति से अलग हो गया। अब मैं कहीं किसी से न मिलता हूँ न जुलता हूँ। अपना यहाँ समय या गौशाला में रिसर्च चूँकि अब हम कर रहे हैं कि किसानों की लागत कैसे कम हो। किसानों की लागत आप जानते हैं सबसे बड़ी क्या बाधा है। तो मैंने इन लोग से कहा कि देखिए उपज के दाम लागत अगर कम करना है तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर हटाना होगा, पेस्टिसाइड हटाना होगा, हाइब्रिड बीज हटाना होगा। सही बात, एक तो लाइन लगा के लेना है, हाँ, और उसको छींटने के लिए अलग से मशीन लेके आना है। तो मैंने कहा कि ये सबसे लागत बढ़ रही है, हम प्राकृतिक खेती पे जाए। हम ऑर्गेनिक की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम जैविक नेचुरल नहीं, फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। अंतर है इन दोनों में। क्या क्या अंतर है? जैविक में भी क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं लोग। ठीक है। आजकल जो यही बिजनेस केमिकल फर्टिलाइजर का करते थे वही सब होशियारी से अब जैविक फर्टिलाइजर की बात करने लगे हैं। बहुत बिक रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फ्री में बिक रहा है, चीजें हैं उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं सर। आजकल घर में भी लोग लगाते हैं, उसको 50 पैसे लागत नहीं है, उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा खेल है, मल्टीनेशनल कंपनीज और जो बड़ी बड़ी हैं किसानों को ठगने के जो काम करती हैं। नेचुरल फार्मिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, अंतर समझ लीजिए। एक पौधे की आवश्यकता क्या होती है, एक पौधे की आवश्यकता है उसको पोषण मिल जाए, पोषक तत्व मिल जाए। पोषक तत्व कौन देता है? डायरेक्ट आप जो वहाँ पड़ा हुआ है वो सीधे पौधा नहीं ले सकता, उसको भोजन के रूप में कन्वर्ट बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया कहाँ से आएगा?
देशी गाय के गोबर में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है। भैंस में या तुलना कर लीजिए जो आपके जर्सी फ्रीजियन गाय, इनमें बैक्टीरिया 1 ग्राम में 50 से 70 लाख बैक्टीरिया होता है, तो देशी गाय के 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया होता अच्छा। है। इतना अंतर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं नेचुरल फार्मिंग का 4 आधार होता है। एक देशी गाय, दूसरा देशी केचुआ, ये जो वर्मी कंपोस्ट चल रहा है ये भी चला हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। देशी केचुआ जो आपको कहीं से लाना नहीं, आपके खेत में है 10 फुट नीचे हाइबरनेशन में। और तीसरा आपका देशी बीज, और चौथा उसके जो आपके पराली इस टाइप के, तो उसी से खेत का आच्छादन करना, मल्चिंग करना। तो ये 4 आधार होते हैं। हमको क्या करना है, केचुए का भोजन जो ऊपर ख़त्म हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डालने लगे आप, वो हाइबरनेशन में 10 फुट नीचे गड्ढा बना के चला गया, वहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का महासागर है, उसको खा रहा है और जिंदा रह रहा है। जैसे हम देशी गाय का गोबर डालते हैं, उसका भोजन आ गया, हाँ। तो वो वहाँ से छेद बनाते हुए चलता है। और केचुआ एक छेद को केवल एक बार यूज़ करता है, यानी जिस छेद से ऊपर आया है उससे नीचे नहीं जाएगा। नीचे नहीं, दूसरा छेद बना के नीचे जाता है, तीसरे से फिर ऊपर, चौथा से, यानी 24/7 केचुआ काम करता है खेत में। इसीलिए पहले किताबों में केचुआ को किसानों का प्राकृतिक मित्र कहा जाता था। केचुआ कैसे, हमने कहा छेद बनाया, वर्मी वॉश से लीप देता है जिससे छेद बंद नहीं होता है, और ऊपर जब आता है तो जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको खाते हुए आता है, बीच में जो इनएक्टिव बैक्टीरिया उनको भी खाते हुए आता है, और फिर निगल के बाहर छोड़ता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और मल के रूप में जो ऊपर डालता है, आपने खेत में देखा होगा, गोल गोल ऐसे गोल गोल करके, वो सबसे बड़ा खाद है। और वो केचुआ आपको नीचे से माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया। बैक्टीरिया आपने देशी गाय के गोबर से डाल दिया, बैक्टीरिया ने तुरंत उसको कन्वर्ट किया भोजन में और पौधे को मिल गया। यहाँ बता दीजिए बाहर से क्या देना है आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं देना, बस डालना है, कुछ दिन छोड़ना है, फिर ट्रैक्टर चला देना है। खाली कुछ भी नहीं करना है। एक गाय पाल लिया, उसका आपने गोबर गैस छोटा बड़ा जो भी जिसकी हैसियत है उस टाइप से बना दे, उससे जो स्लरी निकल रही वो बेस्ट कल्चर है बैक्टीरिया का, और उसी को सिंचाई में डाल दीजिए, पानी भी नहीं देना अलग से। कुछ दिन छोड़ के फिर ट्रैक्टर चला दीजिए, अपने बात मामला। अब इसका नतीजा देखिए क्या होता है, पानी बारिश का रिचार्ज होके वाटर रिचार्ज नीचे चला गया, 10 फुट चूंकि छेद बंद नहीं हुआ, हाँ, तो नीचे तक गया, तो वाटर रिचार्ज हो गया। वाटर रिचार्ज के साथ साथ शुद्ध हुआ, नीचे का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊपर आया है, जैविक कार्बन बढ़ा। बैक्टीरिया जब मरता है तो वो अपना खोल सब ये सब छोड़ता है, तो वो जैविक कार्बन बढ़ता है। आज खेत में कार्बन का अंश 1 से नीचे आ गया है, वो इससे 3 से 4 पर चला जाता है। तो खेत का हेल्थ भी जो है, मतलब मिट्टी की सॉइल की हेल्थ सुधरी, वाटर रिचार्ज हुआ, और कुछ भी बाहर से नहीं लगाना है, केवल आपको जो प्रकृति का इकोसिस्टम है उसको कायम कर देना है। और कायम करने में ये देशी गाय सबका आधार है। इसी हम कहते हैं देशी गाय, देशी केचुआ। और अब खेल देखिए इसमें क्या होता है। आपने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं जैविक खेती में उपज कम हो जाती है, ये कहते हैं ना। श्रीलंका की इकॉनमी बैठी तो सबने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हल्ला मचाया कि उसने चूंकि एकाएक जैविक खेती पे अपने को ट्रांसफ़र किया, उपज कम हो गई, इसलिए वहाँ इकॉनमी बैठ गई। ये मिथ फैलाया हुआ है इन्हीं मॉन्सेंटो, बायर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का। देशी बीज यूज नहीं किया वहाँ, हाइब्रिड बीज यूज किया। अच्छा, हाइब्रिड बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया कि वो हाई लेवल का केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड चाहिए तभी वो चलेगा। अब आपने देशी गाय प्राकृतिक खेती में हाइब्रिड बीज डाल दिया तो उपज कहाँ से आएगी? तो इसका 4 आधार, देशी गाय, देशी बीज, देशी केचुआ। और उसको मल्चिंग क्यों कहते हैं? उसके खरपतवार से ढक देना। ये जो हम खेत में खरपतवार हो, बेकार चीज़ नहीं है, आप उसको निकाल के वहीं ढक दीजिए। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और देशी केचुआ का बेस्ट टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो काम करते हैं फुल अपने एफिशिएंसी से, वो 24 से 32 डिग्री है। तो जब आप ढके रहते हैं तो बहुत ठंडा नहीं होता है जो जाड़े में हो जाता है, और न गर्मी में बहुत गर्म होता है। तो ये 4 आधार हैं प्राकृतिक। इसको जिसने समझ लिया किसान ने, वो बिना पैसे के खेती कर लेगा। जो आज खेती की लागत है उसको 70% उसकी 80% लागत खत्म हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ, जिनसे आप कई बार मिल चुके हैं, जिन्होंने आपको ऑफर भी दिया था कि एक बार फिर से आ जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए पुलिस महकमे में। उनकी एक पॉलिसी है, आवारा पशु को लेके जो कटना नहीं होगा, जिस पे अब एक समस्या हो गया आवारा पशु। अब जब किसान घर में ही पशु को नहीं रखेगा, छोड़ देगा, छुट्टा छोड़ देगा, बाहर रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, तो कहाँ से गोबर होगा, कहाँ से खाद बनेगा, कहाँ से वो ये फार्मिंग कर पाएंगे? देखिए, आपको आज से 4 दशक 5 दशक पहले तक इन्हीं बैलों की महत्व था। घर में बछड़ा पैदा हो तो मिठाई बांटी जाती थी। फिर पता कहा ना, ये साजिश होती है मल्टीनेशनल कंपनी की।
यूरिया पहले किसान यूज़ नहीं करता था तो रात में चुपके से सरकारी अधिकारी कर्मचारी छींट के जाते थे, और 2 दिन में जब कलर चेंज हुआ कहते थे देखो ये 24 घंटे में 48 घंटे में ये कलर बदल गया। तो जबरिया उनको इस पे लाया गया। कृषि और पशुपालन एक था पहले, तो कृषि पशुपालन जब एक है तो एक का वेस्ट दूसरे काम आ रहा है, यानी उसने गोबर दिया वो खेती में काम आया, और खेती का जो वेस्ट हुआ उसको खाने चला गया, चाहे पराली जिसको आप कहते हैं भूसा ये सब। तो जब कृषि और पशुपालन एक साथ था तो लागत कम थी। अब मल्टीनेशनल कंपनी को इसमें जगह कहाँ थी बेचने की अपनी सामान, तो उन्होंने कहा पशुपालन अलग करो। कहते हैं ना तो कि पशुपालन अलग करने के लिए बैल की उपयोगिता पहले खत्म करो, ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन जो भी कह लीजिए, और धीरे धीरे इनको आलसी बनाया गया किसानों को या उनके बच्चों को। अब धीरे धीरे किसान के घर से पशु खत्म, अब पशु खत्म तो लागत तो बढ़ेगी ही। तो जब उसकी उपयोगिता नहीं हुई तो किसान क्या करेगा, छोड़ देगा। दूध जब तक दी गाय उसको लग रहा ठीक है, नहीं दी तो उसके गोबर का महत्व ही नहीं मालूम उसको। जबकि देवराव बाबा एक बहुत संत हुए, बड़े नामी, मैं वही कहूँ देवरिया का, मैं बता रहा हूँ, हम तो उनके शिष्य सन 73 से हम देख रहे हैं, पिताजी मेरे वहीं थे, तो मैं उनको बचपन से सुनता हूँ, सन 73 से मैं देख रहा हूँ। और वो यूट्यूब पे आप उठा के देख ले, उन्होंने कहा गोबर में, गाय के गोबर में 8 प्रकार के लक्ष्मी का वास है, जिसने इसको समझ लिया वो देश पे या मतलब राज करेगा। राज करने इन सेंस कि वो सब कुछ संपन्न होगा। गाय के गोबर को आज किसान समझ ही नहीं रहा है महत्व। गाय दूध नहीं दी तो उसको छोड़ दे रहा है, जबकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए गोबर है। आपने देखा कि कैसे गोबर से बैक्टीरिया मिला, सब कुछ हुआ बैक्टीरिया से, केचुआ ने अपना मल डाला, माइक्रोन्यूट्रिएंट नीचे से लाके, और बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट कर दिया भोजन में। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को पिछले 3-4 दशक में जो नई पीढ़ी आई उसको पता ही नहीं है, भूल गए, नहीं पता ही नहीं है, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। और ये सब साजिश बड़ी बड़ी कंपनियों का कि उनको अपना माल बेचना है। तो अब उसको फिर से इन लोगों ने कोशिश की है रिवाइव करने की। सरकार ने भी अपने बजट में शामिल किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को। गंगा के किनारे भी उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने चला है। लेकिन अभी जो एजेंसी इसको कर रही हैं वो इतने अच्छे पैमाने से इसलिए नहीं कर पा रही हैं कि वहाँ हर कोई उपदेश देने वाला है, अपने से कोई नहीं कर रहा है कि तुम कर लो, तुम करो, और उनसे पूछ लो कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो नहीं साहब मैं नहीं, हमारे पास समय नहीं है। मतलब क्यों भाई, आदमी किसान उसकी बात सुनेगा जो कर रहा है, किसान उसकी नहीं सुनेगा जो भाषण दे रहा है। कहते हैं ना लखनऊ, वो इसे लखनऊ के नहीं उत्तर प्रदेश के लिए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है, सब एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं बस। अच्छा ये बताइए कि योगी जी कैसे लगते हैं? देखिए योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो 3 दिन बाद मैं गया था मिलने के लिए। बुलाया था या गए थे? नहीं, मैं बधाई देने गया। अच्छा। एक सिंपल ऐसे हम पहले से परिचित थे। हम जब जेल गए तो इन्होंने परिवार को फ़ोन करके हालचाल लिया और कहा कि हम लोग इसको देखेंगे, कभी हम लोग जब सक्षम हो तो इसको ख़त्म कराएंगे। ये सब बातें थी, स्वाभाविक एक लगाव रहता है। तो मैं उसमें गया था बधाई देने के लिए, और बधाई देने के बाद वहाँ तो समय लोग रहते हैं तो ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं मुड़ गया हूँ इस ओर, किसान मतलब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। फिर 2-3 महीने बाद इन्होंने मुझे, ये बने थे मार्च में बने थे, मार्च, हाँ, अप्रैल मई जून 3 महीना बीता, 4 जुलाई को फिर उन्होंने मुझे बुलाया और अकेले बात हुई। मैंने इनसे कहा कि महाराज जी अगर आपके समय में उत्तर प्रदेश नहीं सुधरा तो अब उम्मीद नहीं है किसी से, क्योंकि बाकी तो सब सिस्टम चल ही रहा था, आपको तो कुछ चाहिए नहीं, सन्यासी आदमी है, तो आप वो चीज़ें करिए जिससे हो। तो कुछ चीज़ें मैंने बोला, उसको नोट किया अपने हाथ से इन्होंने और वो लागू किए। ये जो गौशालाएँ बनाई, पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था, 10,000 करोड़ का बाकायदे ये पूरा प्रोजेक्ट था, और उसमें सही दुर्भाग्य से आधा पार्ट लागू हुआ। जो चारागाह की ज़मीन थी वो लोग मुक्त करा के नहीं जोड़ पाए उन गौशालाओं से, नहीं तो खाने की प्रॉब्लम नहीं होती, मरते नहीं। अधिकारी बीच में गड़बड़ कर गए होंगे, कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी या जो भी कह लीजिए, वो सिस्टम को ठीक से लागू नहीं किया। मैं कहता हूँ ना कि जब लागू वो आदमी अच्छी तरह कर सकता है जो आदमी इसको जानता है, और यहाँ तो कमरे में बैठ के पॉलिसी बनती है। तो होता क्या है कि जो हमारे लेवल, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं या जो लोगों को इम्प्लीमेंट करना, उनको ज़मीन का पता नहीं है, ये हकीकत है। उन्होंने स्टडी ही नहीं किया और पॉलिसी बना रहे हैं। मेरे इसी गौशाला पे 2 साल काम करने के बाद कृषि विभाग के बड़े अधिकारी लोग आए और ऊसर ज़मीन आसपास पूरा है, तो उन्होंने देखा उखा अंदर धान उस समय लगा हुआ था। क्या शैलन जी आपको जिप्सम का यूज़ करना पड़ा होगा, क्योंकि बाहर के धान से आपका कलर धान का बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा मैंने कोई जिप्सम नहीं यूज़ किया। तब कैसे सुधार हुआ? उन्होंने कहा गाय माता का गोबर है, ये गोबर गैस प्लांट है, यही स्लरी है, यही सब कुछ है।
अंदर का पूरा माहौल बदला हुआ, आप देख सकते हैं बाहर से अंदर की तुलना। तो उन्होंने कहा कि इस बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। तो हमने कहा देखिए आप लोग भाषा बोल रहे हैं मॉन्सेंटो बायर वाली तो आप लोग गलत हो। ये बीच पे ही मैंने कहा आप चलोगे खेती जैविक करने के लिए या प्राकृतिक, उसमें डाल दोगे हाइब्रिड बीज, तो कहाँ से चलेगा, क्योंकि वो तो इसके लिए बना ही नहीं है। तभी लोगों ने माना कि चूल्हा पे खाना बना के बटर डाल दे। मैं कहा माना इन लोगों ने कि हम लोग गलत हैं। तब तक गवर्नमेंट भी पॉलिसी सब मैंने सजेशन दिया था कि ये सब चेंज करिए। जब मैं पालेकर जी की ट्रेनिंग लेके आया तो मैंने सजेशन भेजा कि ये सब बजट में शामिल किया। नेक्स्ट बजट में आ गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब आया। यहाँ भी मैं बोल के आया था प्राकृतिक खेती पर, और यहाँ भी गवर्नमेंट उसको ली। तो अंतर तो पड़ा है पहले से। अब अपने एकदम हम अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी चरण में आ गए। थोड़ा रैपिड राउंड आपके साथ खेलना चाहते हैं, कुछ सवाल जिसके तड़ जवाब दीजिए। यूपी के सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगता है? देखिए मैं जब से देख रहा हूँ, कल्याण सिंह जब थे तो फर्स्ट टाइम पे थे, उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा माना जाता था। हाँ। लेकिन सेकंड टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद जब ये आए हैं तो इनके सलाहकार जो लोग हैं, जो इनको सलाह दी गई और हम लोग जो दे के आए उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो तो अच्छा हुआ। लेकिन अभी भी जो माफिया है, माफिया को डील करते समय कभी भी उसका धर्म जाति नहीं देखना है। अच्छा, बहुत अच्छी जगह आपने रोक लिया है। क्या आपको लगता है यूपी में धर्म और जात देख के इनकाउंटर होता है? मैं इस पे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ब्रजेश सिंह, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, इसलिए हम कह रहे हैं ना। देखिए मैं नहीं, खुल के बात नहीं खुल के बात देखिए, मैं नाम क्यों आप तो मतलब पहले ही से क्रांतिकारी हैं। मैंने तो धनंजय का नाम ले लिया आपको। कैसे हमने डील किया, और आप ही ने कहा धनंजय समय घूम रहा है। पब्लिक ही कहती है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, वांटेड भी है। और जब अतीक का इनकाउंटर हुआ तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, लोगों ने, मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने आके पूछा, लाइव भी पूछा कि साहब आपको नहीं लगता कि एक को इनकाउंटर में मारने में दूसरे माफिया की मदद ले रहे हैं? हमने कहा जरूरत ही नहीं है, पुलिस खुद इतना सशक्त है कि उसको किसी भी की जरूरत नहीं है। हम लोग थे तो क्या हम क्या एक माफिया निपटाने के दूसरे माफिया की गोद में बैठ जाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है। हमारे पास तो खुद इतना पावर है। तो ये जरूर करना चाहिए। जो शासन में बैठा व्यक्ति है या सरकार में बैठा है, उसको निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, वरना लोग उंगली उठा देते। निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। आपने जो एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया ना, अधिकतर ये पत्रकार लगाते हैं, लेकिन ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, हम जैसे पुलिस में थे, हाँ। हम किसी की चाय नहीं पीते थे जाके। जब मिलते थे सार्वजनिक जगह में मिलते थे। क्यों? कोई आरोप ना लगे। आरोप नहीं। और इसीलिए हम खड़े होते थे तो पब्लिक मेरी बात सुनती थी कि ये किसी से मिले हुए नहीं है, ये निष्पक्ष नाक के सीध में चलते हैं। तो जब आप पब्लिक फिगर हैं तो पब्लिक फिगर होते में ये आपको निष्पक्ष होना भी है और दिखना भी है। परसेप्शन खराब नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप किसी भी पब्लिक डीलिंग में हैं तो आपको निष्पक्ष अगर करना है तो पहले दिखना है, और उसके लिए मेंटेन करना जरूरी है। नहीं बिल्कुल। आप देखिए होता क्या है, हम 4 माफिया निपटाए, अब 5 के साथ बैठ के चाय पी लिए तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं साठगांठ है। उठ जाएगी। मुख्तार को जब मैंने पकड़ा तो लोगों ने कहा ब्रजेश के आदमी है। और ये बात सही है, जब मैं चुनाव लड़ने गया तो यही ब्रजेश के लोगों ने मुझे 20 लाख और 3-4 गाड़ी क्वालिस उस समय चलती थी, उसका काफिला, हमको नई गाड़ी ला के खड़े किया। मैंने कहा भगाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये होना चाहिए। अगर वही हम मदद ले लेते तो हमारे को उंगली उठ जाती। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा, कम शब्दों में? मैंने कहा ना, पहले कल्याण सिंह का रिज्यूम देखा मैंने, लेकिन सेकंड में ठीक नहीं था, गड़बड़ हो गया था, लास्ट में आरोप तमाम लगे। अब कहना नहीं है उस पर। वर्तमान में योगी जी हैं, लेकिन अभी भी इनको कुछ अपने को ठीक करना है। अच्छा, आपने 3 अलग अलग प्रणाली में काम किया, खाकी, खादी और उसके बाद अब किसान। कौन सा बेहतर आपको लगता है? किसान राजा था पहले भी, आज भी राजा है। बस किसान को, उसको जो तथाकथित ये आर्टिफिशियल उसके ऊपर जो मकड़ जाल बना दिया मल्टीनेशनल कंपनीज ने, उसको वो समझ जाए, हट जाए और प्रकृति के पास चला जाए, और कृषि पशुपालन एक साथ हो जाए, किसान फिर राजा। यूपी के सबसे अच्छा डीजीपी कौन रहे? अब डीजीपी मेरे साथ कोई, हम लोग जब जिस लेवल पे थे तो डीजीपी का हमारे लिए तो कोई महत्व नहीं था, क्योंकि हम अपना निर्णय अपने से लेते थे और जो सही होता था वो करते थे। तो मैंने कभी इस पर नहीं जज किया कि कौन डीजीपी है कौन आज के समय में कोई अपने तरह कोई अधिकारी को पाते हैं, देखते हैं? मैं अब सबसे दूर हूँ। मतलब किसी का कोई ऐसे, मैं देखिए आपको बता दूं, मैंने अब समाचार देखता हूँ ना समाचार पढ़ता हूँ। मेरी अब दुनिया अलग है। अब मैं रिसर्च बेस्ड हूँ। अब मुझे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, मुझे पता ही नहीं रहता है। लोग कहते हैं ये हो गया, आपको पता नहीं? हमने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है। हमारी दुनिया अब दिन भर रिसर्च का है, किसान क्या, कैसे उसकी लागत कम करें, कैसे क्या करें। दुनिया बदल गई है। तो ये थे आज हमारे साथ बतकही में
शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कैसे मुख्तार का सांस रोक दी थी, कैसे इन्होंने माफियाओं पे अंकुश लगा दिया था, कैसे जब राजनीति सफ़र को शुरू किया तो उन्होंने अचूक परिवर्तन लाया, कैसे पीएम के वॉर रूम को संभाला, पूरी कहानी इन्होंने बताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो आपके दोस्त जिनको ये कहानियाँ नहीं पता उन्हें भेज भी दीजिएगा, वो भी जान जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।